जेनी, कहाँ थी तुम? तुम्हें पता भी है मैं कब से तुम्हारा वेट कर रही हूँ। पायल ने जेनी के घर में घुसते हुए गुस्से से भरी आवाज में पूछा। पायल का गुस्सा चाहे जैसा भी हो, लेकिन वो गुस्से में भी खूबसूरत ही लगती थी। अपनी इस खूबसूरती के दम पर ही तो वो इतने साल से इस इंडस्ट्री में टिकी हुई थी। वो अलग बात थी कि अब तक उसे सक्सेस का स्वाद चखने को नहीं मिला था। बड़ी मुश्किल से जो कुछ हाथ भी लगा था ना, वो मुंह तक आने से पहले ही सिद्धार्थ ने उसके हाथों से छीन लिया था। लेकिन जो कुछ भी हुआ था उसके बाद नेगेटिव ही सही, लेकिन पायल को पब्लिसिटी बहुत मिली थी। मेहता और सिंघानिया दोनों ही फैमिलीज के प्रेशर के कारण जेनी पायल का साथ भी नहीं छोड़ सकती थी। लेकिन अब मेहता ग्रुप ऑफ कंपनीज के दिवालिया होने जैसी न्यूज खुलकर सामने आने लगी थी, इसलिए जेनी को भी अब पायल में कोई इंटरेस्ट नहीं रह गया था। लेकिन सिर्फ और सिर्फ सिंघानिया इंडस्ट्रीज के प्रेशर के कारण वो अब भी पायल के लिए काम कर रही थी। जेनी अभी एक वाइन पार्टी से ही आ रही थी। उसने बहुत सारी वाइन पी हुई थी। पायल के ऐसे बिहेवियर से उसका मूड पहले ही खराब हो गया। उसने भी उसे उसी टोन में जवाब दिया, तेरे को क्या जरूरत थी इधर आने की? मैंने बोला था ना उधर ही घर पे बैठकर मेरे न्यूज का वेट करने को। इंतजार ही तो कर रही हूँ इतने दिन से, मगर तुम तो जैसे मुझे भूल ही गए हो। पायल ने फ्रस्ट्रेट होते हुए उसे जवाब दिया। जेनी कुछ बोल पाती उससे पहले ही पायल ने बेचैनी से कहा, तुम मेरे लिए प्यार है सिर्फ तुमसे जैसा ही कोई दूसरा प्रोजेक्ट क्यों नहीं खोज सकती हो? इस शो के मिलने से मुझे रातों रात कितनी पब्लिसिटी मिल गई थी। अनफॉर्चुनेटली ये शो मेरे हाथ से निकल गया। लेकिन अब जितनी जल्दी हो सके मेरे लिए कोई नई स्क्रिप्ट खोजो, वरना फ्यूचर में मेरे लिए और भी प्रॉब्लम्स हो जाएंगी। जेनी ने फ्रिज से पानी की बोतल निकालकर पानी का एक घूंट भरते हुए कहा, ये तुमको अभी समझ आया कि तुमको फ्यूचर में प्रॉब्लम होगी? उस सन की बिजनेसमैन से पंगा लेते टाइम ये बात तुम्हारे भेजे में नहीं आई क्या? अभी खुश हो तुम? हाँ। अब तक ये बात जेनी को भी पता चल गई थी कि पायल ने अपनी बहन को फंसाने की कोशिश की थी, मगर सिद्धार्थ ने रातों रात उसका पूरा दांव उलट कर रख दिया था और फिर बड़े प्यार से उसे उसी के जाल में बुरी तरह उलझा कर रख दिया था। जेनी को मन ही मन पायल के ऊपर तरस भी आ रहा था। इतने सालों तक इंडस्ट्री में रहने के बावजूद इस लड़की को यह भी समझ नहीं आया था कि यहाँ खूबसूरती और एक्टिंग से ज्यादा दिमाग से काम लिया जाता है। जेनी की बात सुनकर पायल के चेहरे का रंग उड़ गया था। ये कोई वक्त है गड़ी मुर्गी उखाड़ने का? जो हो गया वो हो गया, उसे ना तुम बदल सकती हो ना मैं। तो बेकार में उस बात के लिए अफसोस करके क्या फायदा? पायल ने खुद को कंट्रोल करने के लिए अपने पर्स में से एक सिगरेट निकालकर सुलगा ली और उसके 2-3 लंबे लंबे कश लगाने के बाद जेनी की तरफ पलटते हुए बोली, इसलिए मैंने तुमसे मेरे लिए जितनी जल्दी हो सके कोई नई स्क्रिप्ट तलाशने के लिए कहा था, मगर तुम तो एकदम से जैसे गायब ही हो गई हो। जेनी ने थोड़े रूखेपन से भरकर कहा, मैडम तुमको मालूम तुम्हारा स्टेटस कितना खराब हुआ अभी, और तुमको लगता है अभी भी तुमको न्यू स्क्रिप्ट मिलेगा? चलो मान लो मैं ले आई स्क्रिप्ट, तो तुम्हारे सीरियल में इन्वेस्ट कौन करेगा? हाँ देखो, अगर तुमको वो वाली पिक्चर शूट करने का है तो बोल दो, उसके लिए बहुत ऑफर आता है मेरे को। जेनी के मुंह से वो वाली फिल्में सुनते ही गुस्से से पायल की मुट्ठियां कस गई थी। इतनी समझ तो उसे भी थी कि जेनी किन फिल्मों की बात कर रही थी। तड़ाक की आवाज के साथ उसने अपने हाथ में पकड़ा हुआ लाइटर टेबल पर पटक दिया। उसके चेहरे पर गुस्से की लकीरें नजर आने लगी थी। वो वाली फिल्म्स? हाउ डेयर यू से दैट? पायल गुस्से से भरकर चिल्लाई, मेहता ग्रुप ऑफ कंपनीज की इकलौती वारिस हूं मैं। सोसाइटी में इज्जत है हमारी फैमिली की। मैं तुमको पहले ही बता चुकी हूं कि सीक्रेट की फिल्म में मैं किसी भी कीमत पर करने वाली नहीं हूं। तो फिर मैडम मेरे पास भी कोई स्क्रिप्ट नहीं है अभी तुम्हारे वास्ते। जेनी ने बेरुखी से जवाब दिया। उसकी बातें सुनकर गुस्से से पायल का खून खौलने लगा था, लेकिन वो ये बात भी बहुत अच्छी तरह से जानती थी कि जेनी के साथ अपने रिलेशंस बिगाड़ कर उसका काम और भी ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। जेनी की इस इंडस्ट्री में अपनी एक पहचान थी और सारे स्टार्स के बीच वो खासी पॉपुलर भी थी। बड़े बड़े स्टार्स को अच्छी स्क्रिप्ट लाकर देने वाली एजेंट वही थी। इन शॉर्ट उनका करियर बनाने में जेनी का भी इंपॉर्टेंट रोल था। पायल को भी प्यार है सिर्फ तुमसे की स्क्रिप्ट जेनी की वजह से ही मिली थी। अपने दिल में उमड़ते हुए गुस्से की लहर को दबाते हुए उसने कहा, ये सब उस सिद्धार्थ रॉय कपूर की वजह से हुआ है। जेनी ने एक बार अपनी नजरें उठाकर पायल की तरफ देखा और बोली, तो तुमको किसने बोला था उससे पंगा लेने को? हाँ, और कुछ नहीं तो कम से कम उसके और अपने स्टेटस का ही ख्याल कर लिया होता। किधर वो टॉप क्लास का बिजनेसमैन और तुम स्ट्रगलिंग एक्ट्रेस। अभी लफड़ा तो होना ही था ना। उसकी बातें सुनकर पायल इरिटेट होने लगी थी। उसकी ही क्यों, सबकी बातें सुन सुनकर पायल बुरी तरह थक चुकी थी। सब मिलकर उसे ही हर तरह से ब्लेम कर रहे थे। उसके पॉइंट ऑफ व्यू से तो कोई देखने की कोशिश ही नहीं कर रहा था। वो बस अपनी कंपनी की फंड की प्रॉब्लम ही तो सॉल्व करना चाहती थी। देखो जेनी, मैं मानती हूँ मैंने बिना सोचे समझे जो कुछ भी किया उससे सारी चीजें खराब हो गई हैं। मुझे तुमसे पहले ही इन सारी चीजों के बारे में डिस्कस कर लेना चाहिए था, लेकिन तुम प्लीज अब मुझसे ऐसे बात करना बंद करो। डोंट फॉरगेट कि हम पार्टनर्स हैं। अगर इस इंडस्ट्री के दरवाजे मेरे लिए बंद हो जाएंगे तो तुम्हें भी पैसा मिलना बंद हो जाएगा। आफ्टर ऑल मेरे जरिए ही तो तुम भी पैसे कमाती हो। पायल ने अब सीधे सीधे पॉइंट पर आते हुए कहा। वैसे भी वो अब जेनी के सामने ज्यादा झुकने के मूड में नहीं थी। जेनी ने ऐसा चेहरा बनाया जैसे उसे पायल की बातें सुनकर कोई फर्क ही ना पड़ा हो। हाँ, ये सच बात थी कि वो भी पायल के जरिए पैसे कमाना चाहती थी। इसके लिए उसने पूरी कोशिश भी की थी। प्यार है सिर्फ तुमसे उस टाइम का सबसे बेस्ट शो था जिसकी स्क्रिप्ट उसी ने पायल को दी थी, मगर अब वो उस शो से आउट हो चुकी थी और इसी वजह से अब दूसरे डायरेक्टर्स और प्रोड्यूसर्स भी उससे मुंह मोड़ने लगे थे। लेकिन इससे जेनी को कोई फर्क नहीं पड़ता था। इंडस्ट्री के और भी ऐसे बहुत से फेमस एक्टर्स और एक्ट्रेसेस थे जिनके लिए जेनी इस वक्त काम कर रही थी। उनमें से 2 तो ऐसे भी एक्टर्स थे जो इस वक्त पूरी इंडस्ट्री में सबसे ज्यादा डिमांड में थे। सो पायल के होने या ना होने से जेनी को वैसे भी कोई फर्क नहीं पड़ता था। लेकिन अगर इंडस्ट्री से आउट होते होते भी पायल उसे कुछ प्रॉफिट दी जाए तो उसमें भी कोई हर्ष तो था नहीं। सो कुछ सोच कर उसने कहा, देख मैडम, मैं आपको क्लियर वे में बताती है, अभी जो सिचुएशन है ना उसमें तुम्हारे लिए स्क्रिप्ट खोजने को बोलो तो मिशन इम्पॉसिबल। मेरे को किसी ने बोला आपकी कंपनी के बारे में, सुनकर मेरे को भी बहुत बुरा लगा। लेकिन अभी भी एक होप है तुम्हारे पास। तुम्हारा वुड बी हस्बैंड वो नमम सिंघानिया, उसको बोलो तुम्हारी कंपनी में इन्वेस्ट करने को। एटलीस्ट तुम्हारा कंपनी रिकवर करेगा तो तुम इंडस्ट्री में स्टे कर पाएगा ना। ये प्लान भी अगर नहीं काम करे तो उसको बोलो सिंघानिया इंडस्ट्रीज की तरफ से तुम्हारे लिए किसी टीवी सीरियल में इन्वेस्ट करे। अभी ये तुम्हारा पिछला शो वाला मैटर भी तो ठंडा होना मांगता है ना, उसके बाद मैं स्क्रिप्ट देखेगी तुम्हारे लिए। ओके? पायल को भी उसकी सजेशन ठीक लगी, या फिर शायद इसके अलावा दूसरा और कोई ऑप्शन उसके पास था भी नहीं। सो वहां से उठकर वो सीधे नमम के ऑफिस की तरफ निकल गई। जितनी जल्दी हो सके वो सब कुछ सही कर लेना चाहती थी। पायल इस वक्त नमम के ऑफिस के बाहर अपनी गाड़ी से टेक लगाए खड़ी थी। उसके हाथ में एक लेडी सिगरेट थी। पिछले 1 घंटे से वो वहीं खड़ी नमम के आने का इंतजार कर रही थी और इसी वजह से अब उसे थोड़ी फ्रस्ट्रेशन भी होने लगी थी, जिसे दूर करने के लिए वो लगातार सिगरेट के लंबे लंबे कश लगा रही थी। अब तक वो करीब 5 सिगरेट फूंक चुकी थी। दूर से ही नमम की कार को आते देखकर उसने राहत की सांस ली और सिगरेट को जमीन पर गिराकर तुरंत उसे अपने पैरों से मसलकर बुझा दिया। नमम ने भी उसे दूर से ही देख लिया था, मगर उसे वहां खड़ी देखकर उसके चेहरे पर टेंशन नजर आने लगी थी। जैसे ही उसने अपनी गाड़ी ऑफिस की पार्किंग में खड़ी की, तुरंत पायल उसके पास आ गई।
नमन के गाड़ी से बाहर निकलते ही पायल तुरंत जाकर उसकी गली से लग गई। नमन के मुंह से गहरी सांस निकल गई और उसने अपने दोनों हाथों से पकड़कर पायल को खुद से अलग करते हुए पूछा, यहाँ क्या कर रही हो तुम? उसकी आवाज में रूखेपन को पायल भी महसूस कर सकती थी, लेकिन फिलहाल उसे किसी भी तरह से नमन को मनाना था। अगर उसने भी उसका साथ छोड़ दिया तो फिर उसे बर्बाद होने से बचाने वाला कोई नहीं था। और जैसा कि चेनी ने कहा था, नमन ही अब उसकी लास्ट होप थी। I missed you। पायल ने उसका हाथ पकड़कर उसके करीब आते हुए धीरे से कहा, नमन तुम पिछले कुछ दिनों से मुझे इग्नोर कर रहे हो। मेरे कॉल्स और मेरे मैसेजेस का भी जवाब नहीं दे रहे हो। तुम्हें पता है मैं कितनी डिप्रेस्ड हो गई हूँ। पायल, आई एम बिजी विद वर्क, यू नो दैट राइट? नमन ने दूसरी तरफ देखते हुए कहा, पता है मुझे, बहुत बिजी हो तुम, इसलिए तो मैं खुद ही तुमसे मिलने चली आई। पायल ने उसके सीने पर अपना हाथ रखते हुए कहा। उसने अपनी आवाज में आज एक्स्ट्रा स्वीटनेस घोल रखी थी। कुछ देर उसकी आंखों में देखते रहने के बाद उसने धीरे से कहा, जानते हो नमन, पिछले कुछ दिनों से मैं अपने कमरे से बाहर नहीं आई। वहां अकेले रहकर मुझे तुम्हारी बातें समझ में आने लगी। तुम सही कह रहे थे, मैंने जो किया वो बहुत गलत था। कहते हुए पायल ने अपनी नजरें झुका ली। नमन, तुमने मुझसे जो कुछ भी कहा मैंने उसके बारे में बहुत सोचा। तुम सही थे। सोनल का हमसे कोई लेना देना नहीं है, तो उसे इन सबके बीच में घसीटना बेकार है। तुम मेरे साथ हो, मेरे लिए वही बहुत है। हम मिलकर डैड की कंपनी को सपोर्ट करने के लिए कोई दूसरा रास्ता खोजेंगे। और फिर जब तुम मेरे साथ हो तो मुझे किसी बात की फिक्र करने की क्या जरूरत है? सही कहा ना मैंने नमन? बोलो ना। हाँ। इतना कहते हुए पायल ने हल्के से सुबकना शुरू कर दिया। आखिर आज असल में उसे अपनी एक्टिंग स्किल्स दिखाने की सबसे ज्यादा जरूरत थी। नमन, मुझे मेरी गलतियां समझ में आ गई हैं। प्लीज मुझे छोड़कर मत जाओ। तुम्हें पता है, जब से तुमने मुझसे बात करना बंद किया ना, तब से मेरी क्या हालत हो गई है। मन तो होता है कि मैं अपनी जान दे दूं। शायद ऐसा करके मेरे दिल पर जो बोझ है वो कुछ कम हो पाएगा। कहते हुए पायल की आंखों में आंसुओं की दो बड़ी बड़ी बूंदें लुढ़क कर उसके गालों पर आ गिरी। इस वक्त उसे कोई भी देखता तो उसे यही लगता कि वो गिल्ट में सचमुच मरी जा रही है। और आखिर पायल की ये स्कीम काम कर भी गई। नमन ने जब उसे ऐसे अपने किए पर रोते हुए और गिल्ट फील करते देखा तो उसका दिल पिघलने लगा। वो और पायल करीब 4 सालों से रिलेशन में थे। फिर नमन वो पहला शख्स था जो पायल की जिंदगी में आया था। इतने सालों में पायल ने पूरी ईमानदारी से इस रिश्ते को निभाया भी था। पायल के आंसुओं के साथ धीरे धीरे उसका गुस्सा भी पिघलकर बह गया था। उसने पायल को अपनी बाहों के घेरे में लेते हुए कहा, कम हियर, आई एम रियली हैप्पी कि तुम्हें तुम्हारी गलती का एहसास हो गया है। काफी देर तक वो दोनों को अपनी बाहों में भरे हुए एक दूसरे को महसूस करते रहे। थोड़ी देर बाद पायल ने अपना दूसरा दांव खेला और थोड़ी हिचकिचाहट से भरी आवाज में कहा, नमन तुम्हें तो पता ही है इस वक्त मेहता ग्रुप ऑफ इंडस्ट्री किस दौर से गुजर रही है और मेरी सिचुएशन के बारे में तो बात करना ही बेकार है। तुम प्लीज हमारी हेल्प करोगे ना? करता हूं मैं कुछ। नमन ने स्माइल करते हुए उसकी आंखों में देखकर कहा, थैंक यू सो मच नमन, थैंक यू। कहते हुए पायल ने उसके सीने में अपना चेहरा छिपा लिया। उसके होंठों पर एक तिरछी मुस्कान तैर गई थी। सोनल आज सुबह जल्दी उठ गई थी। फैशन हब ने जब से फैशन शो ऑर्गेनाइज करने का डिसीजन लिया था तब से वहां एक स्टाफ बहुत ही ज्यादा बिजी था। भले ही सोनल वहां सिर्फ साफ सफाई का काम करती थी, लेकिन फिर भी उसके ऊपर भी एक्स्ट्रा वर्कलोड आने लगा था। पिछले कुछ दिनों से वो ओवर टाइम कर रही थी, मगर इस बात से उसे कोई खास फर्क नहीं पड़ता था, क्योंकि उसे अभी यही लगता था कि वो वहां रहकर कुछ ना कुछ अच्छा ही सीखेगी जो फ्यूचर में एज अ फैशन डिजाइनर उसके काम जरूर आएगा। लेकिन असर उसके घर के कामकाज पर जरूर पड़ने लगा था, क्योंकि अब उसे घर के कामों के लिए ज्यादा वक्त नहीं मिल पा रहा था। सिद्धार्थ ने अब तक अपने घर में कोई हाउसकीपर नहीं रखा था, सो अब भी जॉब पर जाने से पहले सोनल को खुद ही सारा काम और साफ सफाई भी करनी पड़ती थी। सिद्धार्थ साफ सफाई को लेकर बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट था। अगर ये कहा जाए कि उसके अंदर बैक्टीरियोफोबिया के कुछ सिम्टम्स नजर आते थे तो गलत नहीं होगा। इसी वजह से सोनल के लिए साफ सफाई अच्छे तरीके से करना और भी ज्यादा जरूरी हो जाता था। इसके लिए उसे और ज्यादा सवेरे जागना भी पड़ता था। काम करते हुए जब वो सिद्धार्थ के कमरे तक पहुंची तो उसने देखा उसके रूम का दरवाजा खुला हुआ था। उसने धीरे से अंदर झांका, मगर कमरा खाली था। वो नीचे लिविंग रूम में आई, वहां भी कोई नहीं था। किचन में सिद्धार्थ के होने की कोई उम्मीद ही नहीं थी। उसने बाहर पार्किंग में जाकर देखा, वहां सिद्धार्थ की गाड़ी भी खड़ी नहीं थी। सोनल हैरान रह गई, आज इतने सवेरे सिद्धार्थ कहाँ चला गया? वैसे तो वो सुबह 8 बजे से पहले कभी ऑफिस के लिए निकलता नहीं था। इस वक्त तो सिर्फ 7 ही बजे थे, मगर फिर उसे लगा कि आजकल वो काम में बहुत ज्यादा बिजी रहता है, शायद इसलिए आज उसे वक्त से पहले ऑफिस जाना पड़ा होगा। सोनल ने अपने लिए 2 सैंडविचेस बनाए और एक ग्लास दूध गर्म कर लिया। ब्रेकफास्ट करने के बाद उसने पूरे घर की साफ सफाई की। हालांकि अब इसके लिए उसे ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी थी, क्योंकि अब वो क्लीनिंग के लिए वैक्यूम क्लीनर यूज करने लगी थी। उसने जल्दी जल्दी फर्नीचर, फर्श और सीढ़ियों की सफाई की और फिर बालकनी में सारे सूखे कपड़े उठाकर वापस रूम में आ गई। ये काम भी उसने खुद ही करना शुरू किया था, वरना इससे पहले सिद्धार्थ के सारे कपड़े ड्राई क्लीनर के पास जाया करते थे। मगर जब से सोनल ने घर का सारा काम संभाल लिया था ना, तब से अपने कपड़ों के साथ साथ वो सिद्धार्थ के कपड़ों को भी खुद ही धोने लगी थी। उसने सबसे पहले अपने कपड़े अलग किए और उन्हें अपने वार्डरोब में रखने के बाद अपने हाथों में सिद्धार्थ के कपड़े उठाए वो उसके कमरे में चली गई। सिद्धार्थ के ज्यादातर कपड़े हैंडमेड ही थे। उनकी फैब्रिक ऐसी थी कि उन्हें वॉशिंग मशीन के बजाय हाथ से धोकर हैंग करने की हिदायत दी जाती थी, ताकि उनमें किसी तरह के रिंकल्स ना पड़ी। वार्डरोब खोलकर उसने सिद्धार्थ की धुली हुई शर्ट को हैंगर में लगाया और उसे वार्डरोब के अंदर टांगने ही जा रही थी कि उसकी नजर अंदर टंगी एक शर्ट पर जाकर अटक गई। वो वही शर्ट थी जो उसने सिद्धार्थ को गिफ्ट की थी। एक पल को तो सोनल को अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हुआ। सिद्धार्थ ने वाकई उसकी दी हुई शर्ट को इतनी संभाल कर रखा हुआ था। हालांकि उसने कल इस शर्ट को पहना था, इसलिए उसमें थोड़ी रिंकल्स नजर आने लगी थी, मगर सिद्धार्थ ने उसे बहुत अच्छे से संभाल कर अपने बाकी कपड़ों के साथ अपने वार्डरोब में रखा हुआ था। सोनल की तो खुशी का ठिकाना ही नहीं था। कल रात उसने सिद्धार्थ से सॉरी बोलकर उसे रिक्वेस्ट की थी कि जो कुछ भी हुआ उसे भुलाकर वो फिर से उसके साथ फ्रेंडशिप करना चाहती है, और उसकी इस बात के लिए सिद्धार्थ ने तुरंत हाँ भी कह दी थी। उस वक्त उसे लगा था कि वो दोनों एक ही घर में रहते हैं, जाने अनजाने उन दोनों को ही एक दूसरे की जरूरत पड़ती ही है। ऐसे में शायद सिद्धार्थ को भी यही सही लगा होगा और इसीलिए वो उसकी बात से एग्री हो गया। लेकिन सोनल की दी हुई शर्ट के कारण जो एम्बैरेसमेंट उसे हुई थी
उसके बाद शायद सच में उस शर्ट को कभी पहनना नहीं चाहेगा। इनफैक्ट सिद्धार्थ जितना नाराज था उसे देखकर तो सोनल को ये लग रहा था कि उसने अब तक वो शर्ट उठाकर घर से बाहर फेंक दी होगी। मगर उस शर्ट को अब भी सिद्धार्थ के वार्डरोब में देखकर सोनल का मन खुशी से नाचने का कर रहा था। सिद्धार्थ के सारे कपड़े उसके वार्डरोब में रखने के बाद उसने वार्डरोब बंद कर दिया और टाई रखने के लिए ड्रॉ के पास चली गई। सिद्धार्थ अपनी सारी घड़ियां और टाई एक बड़े से ड्रॉ में रखता था। जैसे ही उसने उस ड्रॉ को खोला, इस बार उसे पहले से भी ज्यादा बड़ा वाला झटका लगा। ड्रॉ में सबसे ऊपर सोनल की गिफ्ट की हुई शर्ट की प्राइस टैग अच्छी तरह से संभाल कर रखी हुई थी। यहाँ तक कि उसमें लगी हुई प्लास्टिक की पतली सी रस्सी तक अभी टैग से सही सलामत अटैच थी। सोनल अब अपने ही सवालों में उलझने लगी थी। क्या वाकई सोनल की दी हुई गिफ्ट सिद्धार्थ के लिए इतनी स्पेशल है? नॉर्मली सिद्धार्थ अपने कपड़े पहनने के बाद उन्हें जहां तहां फेंक दिया करता था, जिन्हें बाद में उठाकर सोनल धोने के बाद वापस उसके वार्डरोब में लाकर रख देती थी। लेकिन सोनल की दी हुई शर्ट के साथ उसने ऐसा नहीं किया था। उसे पहनने के बाद भी उसने उसे अपने वार्डरोब में अच्छे से संभाल कर रखा था। और अब ये प्राइस टैग, आखिर क्या मतलब है इन सबका? आज कपूर इंडस्ट्रीज में कुछ ऐसा हुआ जिसे देखकर वहां के सारे एम्प्लॉइज शॉक थे। सिद्धार्थ को वहां के सारे एम्प्लॉइज एक खड़ूस बॉस के रूप में ही जानते थे, जो हर वक्त अपने चेहरे पर एकदम सख्त तेवर लिए सबको ऑर्डर्स देता रहता था। एक सिंपल सी गलती के लिए ना जाने कितने सारे लेक्चर और नसीहतें देता था, और कभी कभी तो छोटी छोटी गलतियों के लिए भी बड़ी बड़ी पनिशमेंट देने से नहीं चूकता था। लेकिन आज जैसे सूरज ईस्ट की बजाय किसी और डायरेक्शन से निकलकर बाहर आया था। आज एक तो सिद्धार्थ सबसे पहले ऑफिस आ गया था। मीटिंग के दौरान भी वो पूरे टाइम स्माइल करता रहा। हद तो तब हो गई जब उसके एक मैनेजर ने अपने डिपार्टमेंट की सारी रिपोर्ट्स उसे देते टाइम एक पॉइंट पर बड़ी मिस्टेक कर दी, मगर सिद्धार्थ ने उसे भी एक स्माइल के साथ जवाब दिया, वेरी गुड, यू डिड अ गुड जॉब टुडे। उस वक्त वहां करीब 20 लोग बैठे मीटिंग अटेंड कर रहे थे। सिद्धार्थ के इस जवाब से सब शॉक थे। ऐसी गलती अगर किसी ने इससे पहले कभी की थी तो सिद्धार्थ ने उसे बुरी तरह फटकार लगाई थी। कुछ को तो उसने ऑफिस से बाहर का रास्ता भी दिखा दिया था। फिर आज अचानक सिद्धार्थ को क्या हो गया था? सब हैरानी से एक दूसरे का मुंह देख रहे थे। दूसरी तरफ सिद्धार्थ के इस बिहेवियर को देखकर रोहित को तो लगा जैसे आज उसे हार्ट अटैक आ जाएगा। उसे जरा भी आइडिया नहीं था कि आज सिद्धार्थ को क्या हो गया है, मगर फिर भी उसे उसकी ड्यूटी याद दिलाने के पर्पस से बुरी तरह खांसते हुए उसने सिद्धार्थ का ध्यान अपनी तरफ खींचने की कोशिश की। जैसे ही सिद्धार्थ ने उसकी तरफ देखा, रोहित ने एक पेपर पर कुछ लिखकर उसकी तरफ सरका दिया। सिद्धार्थ ने वो पेपर पढ़ा। सर, आपको नहीं लगता है आपको गलती करने के लिए डांटना चाहिए था? उसे पढ़ने के बाद सिद्धार्थ थोड़ा अनकंफर्टेबल हो गया था। उसने अपना गला साफ करते हुए अपना सूट ठीक किया और उस मैनेजर से बोला, एक काम करो, मुझे तुरंत दूसरी रिपोर्ट बनाकर दो। इतना कहते हुए वो खड़ा हो गया और मीटिंग खत्म कर दी। मीटिंग रूम से निकलकर वो अपने ऑफिस केबिन की तरफ बढ़ गया। बिना देर किए रोहित भी तुरंत उसके पीछे चल दिया। उसे अपनी तरफ ऐसे आंखें फाड़ फाड़ कर देखकर सिद्धार्थ ने इरिटेट होते हुए पूछा, व्हाई आर यू लुकिंग एट मी लाइक दिस? रोहित ने थोड़ा हिचकिचाते हुए पूछा, सर, आपकी तबीयत तो ठीक है? अब आपको कल रात अच्छे से नींद तो आई थी ना, या शायद आपका मूड कुछ ज्यादा ही खराब है? सिद्धार्थ ने चिढ़ते हुए उसे ऊपर से नीचे तक देखा, फिर बोला, तुम्हें मेरा मूड खराब लग रहा है? नहीं सर, मूड तो आपका सही लग रहा है, पर मुझे लगता है आप ज्यादा थक गए हैं सर। आपको इतना ज्यादा काम का प्रेशर नहीं लेना चाहिए। आपको पता है आज आप मीटिंग में कितना वियर्ड बिहेव कर रहे थे? रोहित ने अपने दिल पर हाथ रखकर घबराई हुई आवाज में कहा, इसमें वियर्ड क्या था? सिद्धार्थ ने थोड़ी नाराजगी से उसकी तरफ देखते हुए पूछा, अब आखिर इससे ज्यादा कोई इंसान कितना नॉर्मल हो सकता है? सर, आपको पता भी है आज आप पूरा दिन स्माइल कर रहे थे, मतलब सीरियसली आप, और वो भी स्माइल। और तो और पूरी मीटिंग में ही आपका ध्यान कहीं और था। सर, मुझे तो आपकी फिक्र हो रही है सर, कहीं ज्यादा काम की वजह से आपकी तबीयत तो खराब नहीं हो गई ना? रोहित ने कुछ एक्स्ट्रा फिक्र जताते हुए पूछा। रियली? सिद्धार्थ ने थोड़ा चौंक कर पूछा, मगर इसके साथ ही वापस से उसके होंठों पर एक स्माइल आ गई। रोहित को ऐसा लग रहा था जैसे वो कोई सपना देख रहा है। घबराहट में खुद अपने ही सिर के बाल बिगाड़ते हुए वो बोला, सर, कल तक तो आप एकदम ठीक थे, आखिर आज आपको क्या हो गया है? सर प्लीज प्लीज यहाँ चेयर पर आराम से बैठिए सर, लंबी 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 सांसें लेकर खुद को शांत करने की कोशिश कीजिए। सर, अभी भी मेरे जैसे हजारों एम्प्लॉइज का फ्यूचर आपके हाथ में है सर, उन सबके लिए आपको अपना ख्याल रखना ही होगा सर, प्लीज प्लीज सर। सिद्धार्थ को ऐसा लग रहा था जैसे खुद रोहित की ही तबीयत एक्स्ट्रा वर्कलोड के कारण खराब हो गई है, तभी तो वो इतना वियर्ड बिहेव कर रहा है। रोहित, आई थिंक मुझसे ज्यादा तुम्हें आराम की जरूरत है। एक काम करो, अपना रेजिग्नेशन लेटर टाइप करो और मुझे मेल कर दो और एक लंबी छुट्टी के लिए किसी हिल स्टेशन पर चले जाओ। सिद्धार्थ ने आराम से अपनी चेयर पर बैठते हुए कहा, ये आप क्या कह रहे हैं सर? मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं है। आई एम टोटली फाइन, आई एम टोटली फिट एंड फाइन सर। रोहित ने एकदम से पैनिक होते हुए जवाब दिया। सिद्धार्थ ने रोहित की तरफ देखकर कुछ कहने की कोशिश की, मगर शायद उसे समझ में ही नहीं आ रहा था कि उसे अपनी बात कैसे कहनी है। सो बार बार वो उससे कुछ कहते कहते रुक जा रहा था। रोहित ने जब उसे ऐसा करते देखा तो जानबूझकर उसे छेड़ते हुए बोला, ओ प्लीज सर, मुझे ऐसे मत देखिए वरना मुझे कुछ होने लगेगा, और अब तो आपके पास इतनी प्यारी वाइफ भी है, आपको मेरे साथ ऐसा कुछ भी करने की कोई जरूरत नहीं है सर। कहते हुए डरने का नाटक करते हुए उसने अपने चेहरे पर हाथ रख लिया। सिद्धार्थ उसकी बात सुनकर स्पीचलेस हो गया था। गुस्से से भरकर वो चिल्लाया, जस्ट गेट आउट फ्रॉम हियर, आई डोंट वांट टू सी यू। लेकिन रोहित उसकी डांट सुनकर इतना ढीठ हो चुका था कि उसके ऊपर इसका कोई असर ही नहीं हुआ। ओके सर, एज यू विश, आई एम गेटिंग आउट फ्रॉम हियर राइट नाउ। कहकर हंसते हुए वो दरवाजे की तरफ बढ़ गया, मगर अभी उसने डोर नॉब को हाथ लगाया ही था कि सिद्धार्थ ने पीछे से उसे आवाज लगाते हुए कहा, कहीं जाने की जरूरत नहीं है, यहाँ आकर मेरे पास बैठो, मुझे तुमसे कुछ पूछना है। सिद्धार्थ की बात सुनकर जाते जाते रोहित के कदम रुक गए। किसी तरह अपनी हंसी को रोकते हुए वो वापस आकर सिद्धार्थ के सामने खड़ा हो गया। यस सर, बंदा आपकी खिदमत में हाजिर है। सिद्धार्थ ने उसे स्माइल करते हुए देखा और फिर से नर्वस हो गया। बार बार कोशिश करने के बावजूद अपनी बात रोहित के सामने कहने में उसे थोड़ा ऑकवर्ड फील हो रहा था। न जाने रोहित कैसे रिएक्ट करेगा। काफी कोशिश करने के बावजूद जब वो कुछ नहीं कह पाया तो उसने फ्रस्ट्रेशन में अपने लिए एक सिगरेट जला ली। उसके 2 लंबे लंबे कश लगाने के बाद उसे थोड़ा रिलैक्स्ड फील हो रहा था। उसने नजरें उठाकर रोहित की तरफ देखा जो कंफ्यूज होकर उसकी तरफ देख रहा था। वैसे इसमें बेचारे रोहित की भी क्या गलती थी? उसने आज से पहले कभी सिद्धार्थ को इतना स्ट्रेंज बिहेव करते नहीं देखा था। सर, आप ठीक है ना? सिद्धार्थ को चुप देखकर उसने खुद ही बोलने की शुरुआत की। हाँ। सिद्धार्थ अचानक उसके सवाल से चौंक गया था, मगर फिर तुरंत संभलते हुए बोला, हाँ मैं ठीक हूँ। वो तुम्हें याद है एयरपोर्ट से लौटते टाइम मैंने तुम्हें अपने एक फ्रेंड के बारे में बताया था? एनी प्रॉब्लम सर?
रोहित ने सवालिया नजरों से उसे देखते हुए पूछा। हाँ, फिर से एक प्रॉब्लम हो गई है, मगर मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि मैं तुमसे कैसे कहूँ। सिद्धार्थ ने इस बार इरिटेशन से अपना सिर पकड़ते हुए कहा। वो मैंने तुम्हें बताया था ना, मेरे उस फ्रेंड की एक फीमेल फ्रेंड है, तो तुम्हें पता है उसने क्या किया? यू वोंट बिलीव। रे, ऐसा भी क्या किया उसने सर? रोहित ने थोड़ा सरप्राइज होते हुए पूछा। उसने मेरे फ्रेंड के लिए एक शर्ट खरीदी, और उससे भी बड़ी बात तो ये कि उसने खुद अपने हाथों से उसके शर्ट के बटन्स भी लगाए। कैन यू इमेजिन दिस? आखिर क्या मतलब है इन सबका? सिद्धार्थ ने एक ही सांस में पूरी बात कह दी और वापस परेशानी से सिगरेट के कश लगाने लगा। रोहित से ये सब पूछना सिद्धार्थ की मजबूरी थी। अगर यही सवाल उसने अमन या विनय से पूछा होता तो वो दोनों मिलकर उसका मजाक उड़ा रहे होते। रोहित भी उसके साथ हंसी मजाक कर लेता था, लेकिन एटलीस्ट सिद्धार्थ का मजाक उड़ाने की हिम्मत उसके अंदर नहीं थी। इसलिए इन सब चीजों के बारे में सजेशन लेने के लिए उसे रोहित सबसे सेफ पर्सन नजर आ रहा था। रोहित ने जब उसका सवाल सुना तो उसे ऐसा लगा जैसे सिद्धार्थ ने सवाल नहीं, कोई बड़ा सा पत्थर उसके सिर पर दे मारा है। ये कैसा सवाल पूछा है सबने? एक बार तो मुझे भी ये सोचकर इंटरेस्ट आने लगा था कि ऐसा भी क्या कर दिया इनके फ्रेंड की फीमेल फ्रेंड ने, मगर यहाँ तो खोदा पहाड़ निकली चुहिया वाली बात हो गई। उनके फ्रेंड के लिए शर्ट खरीदी और तो और उसके बटन्स भी बंद किए। आई मीन सीरियसली, अगर उसने शर्ट के बटन्स खोले होते तो जरूर मेंशन करने वाली बात होती। बटन्स बंद करने पर आई एम श्योर किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, राइट? रोहित मन ही मन खिसिया रहा था, मगर इतना सब सिद्धार्थ के मुंह पर कहने की उसकी बिल्कुल भी हिम्मत नहीं थी। सो उसने सिद्धार्थ को जवाब देने के बजाय उससे सवाल किया। सर, क्या मैं जान सकता हूँ कि आपका ये फ्रेंड कौन है? आई मीन आप डॉक्टर अमन या मिस्टर विनय में से किसी एक की बात कर रहे हैं, राइट? सिद्धार्थ को उसका पलटकर सवाल करना अच्छा नहीं लगा। उसने थोड़ी नाराजगी से उसे देखते हुए पूछा, तुम ये क्यों पूछ रहे हो? सर, अगर आप इन दोनों में से किसी एक की बात कर रहे हैं ना, तो टेंशन वाली कोई बात नहीं है। अरे ये दोनों खुद ही इतने स्मार्ट और इंटेलिजेंट है, ऐसी बातों के पीछे छिपे मतलब को वो खुद ही बहुत अच्छी तरह से समझकर उसे हैंडल कर सकते हैं। और जहां तक मैं जानता हूं, इन दोनों के अलावा आपका कोई और फ्रेंड नहीं है, तो मेरे ख्याल से आपको इस बारे में इतना सोचना नहीं चाहिए सर। रोहित ने इस बार थोड़ी परेशानी से अपना सिर खुजाते हुए कहा। सबसे ज्यादा हैरानी तो उसे इस बात की हो रही थी कि जो इंसान हमेशा बस बिजनेस रिलेटेड बातें ही किया करता था, आज अचानक से वो इन सब बातों के बारे में कैसे सोचने लगा है। उसकी बात सुनकर सिद्धार्थ थोड़ा कंफ्यूज हो गया था। आखिर रोहित के कहने का मतलब क्या है? उसने अमन और विनय को स्मार्ट और इंटेलिजेंट बताकर उनकी तारीफ की थी, लेकिन इससे सिद्धार्थ को कोई प्रॉब्लम नहीं थी। प्रॉब्लम उसे इस बात से थी कि इनडायरेक्टली रोहित ने उसे बेवकूफ कह दिया था। ऑब्वियसली रोहित का ऐसा कोई इरादा नहीं था, मगर उसकी बातों का मतलब तो यही निकल रहा था कि सिद्धार्थ को ये चीजें इसलिए समझ में नहीं आ रही हैं क्योंकि वो उन दोनों के जितना स्मार्ट और इंटेलिजेंट नहीं है। इतना समझ में आते ही सिद्धार्थ ने गुस्से में अपने हाथ में पकड़ा लाइटर अपने सामने टेबल पर जोर से पटक दिया। इसके साथ ही वो रोहित को बुरी तरह डांटने भी जा रहा था, लेकिन उससे पहले ही उसे याद आ गया कि उसने रोहित को यहाँ डांटने के लिए नहीं बल्कि अपनी हेल्प के लिए बुलाया है। अगर उसने रोहित को डांट कर भगा दिया तो फिर वो ये सब सवाल किससे पूछ पाएगा? सो उसने अपने गुस्से पर कंट्रोल किया और थोड़ी नाराजगी से रोहित की तरफ देखते हुए बोला, तुमसे किसने कहा कि अमन और विनय के अलावा मेरा और कोई फ्रेंड नहीं है? और क्या कह रहे थे तुम कि वो दोनों स्मार्ट और इंटेलिजेंट हैं? अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम उनके सामने आती तो वो खुद ही इसका सॉल्यूशन निकाल लेते। सो यू आर ऑब्वियसली वेरी स्मार्ट एंड इंटेलिजेंट। तुम्हें तो समझ आ गया होगा ना कि उन दोनों के बीच क्या चल रहा है। सिद्धार्थ की बात सुनकर रोहित के चेहरे पर एक ऑकवर्ड सी स्माइल आ गई थी। उसने थोड़ा हिचकिचाते हुए कहा, सॉरी सर, लेकिन मुझे कुछ भी समझ में नहीं आया। सिद्धार्थ ने परेशानी से अपनी आंखें बंद करते हुए पीठ अपनी चेयर से टिका दी, मगर फिर अपनी आंखें खोलकर रोहित की तरफ गुस्से से देखते हुए उसने कहा, इतनी छोटी सी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं है तुम्हारे पास? आखिर किस बात की सैलरी लेते हो तुम मुझसे? जस्ट गेट आउट फ्रॉम हियर। सिद्धार्थ की डांट सुनकर रोहित को तो जैसे 440 वोल्ट का झटका लग गया। ये सच था कि कपूर इंडस्ट्रीज की तरफ से हर महीने उसे लाखों रुपए की सैलरी मिलती थी, लेकिन वो पैसे उसे कंपनी से रिलेटेड बिजनेस वर्क के लिए मिलते थे। उसने अपने एक्सपर्टीज में लव गुरु या फैमिली फ्रेंड्स रिलेशनशिप एडवाइजर जैसा कोई भी टैलेंट मेंशन नहीं किया था, लेकिन वो कहते हैं ना, बॉस इज ऑलवेज राइट। सो आज उसे अपने सारे टैलेंट्स बेकार नजर आ रहे थे, सिर्फ इस वजह से क्योंकि वो सिद्धार्थ के उस सो कॉल्ड फ्रेंड की हेल्प नहीं कर पा रहा था। वैसे इसमें रोहित की भी क्या गलती थी? वो इस वक्त 28 साल का हो चुका था, लेकिन इसके बावजूद आज तक कभी वो किसी भी लड़की के साथ रिलेशनशिप में नहीं रहा था। अपने स्कूल और कॉलेज टाइम में उसने स्टडी के सिवा कभी किसी और चीज पर फोकस किया ही नहीं था। ग्रेजुएट होने के बाद उसे इंडिया की टॉप कंपनी में इतनी अच्छी पोस्ट पर जॉब मिल गई थी, मगर यहाँ जॉब मिलने के बाद वो काम में इतना ज्यादा बिजी हो चुका था कि उसके पास किसी लड़की को डेट करने की फुर्सत ही नहीं थी। जब कभी उसे काम से छुट्टी मिलती थी ना, तो वो रोमांटिक नॉवेल्स पढ़कर अपना टाइम पास किया करता था। यानी अगर देखा जाए तो रोहित एक अच्छी जॉब और अच्छी खासी पर्सनालिटी होने के बावजूद एक्सट्रीमली सिंगल लाइफ जीने पर मजबूर था। हालांकि उसके घर वाले टाइम टू टाइम उसके लिए कोई ना कोई लड़की देखकर अपनी ड्यूटी पूरी कर दिया करते थे, मगर उसे अब तक वो लड़की मिली नहीं थी जिसकी उसे तलाश थी। लेकिन जब कभी भी वो पब्लिक प्लेसेस पर किसी कपल को एक दूसरे के साथ प्यार जताते हुए देखता था ना, तो उसे भी अपना अकेलापन खलने लगता था। यहाँ तक तो वो फिर भी बर्दाश्त कर लेता था, लेकिन अब सिद्धार्थ ने जो कपल्स वाली प्रॉब्लम उसके सामने रख दी थी, उसे हैंडल करना उसके लिए मुश्किल हो रहा था। किसे पता था कि $1 बिलियन कंपनी में आकर उसे एक दिन ये सब करना पड़ जाएगा। अगर उसे जरा सा भी आइडिया होता तो अब तक वो भी कम से कम 4-5 गर्लफ्रेंड्स तो बना ही चुका होता, ताकि इस मामले में भी उसका एक्सपीरियंस बाकियों से बेहतर रहे। लेकिन आज कंपटीशन इतना बढ़ चुका है कि आदमी ठीक से सिंगल भी नहीं रह सकता। सिद्धार्थ की डांट सुनकर रोहित उसके केबिन से बाहर जाने के लिए पलटा, लेकिन तभी उसके दिमाग में जैसे कुछ आइडिया आया। उसने एकदम से एक्साइटेड होकर तेजी से वापस सिद्धार्थ की तरफ मुड़ते हुए कहा, सर, क्या ऐसा नहीं हो सकता है कि आपके फ्रेंड की फीमेल फ्रेंड को आपके फ्रेंड से प्यार हो गया हो? सिद्धार्थ अब तक तो परेशानी से अपनी चेयर पर बैठा था, मगर रोहित की बात सुनकर वो शॉक्ड होकर उसकी तरफ देखने लगा। एक्साइटमेंट के कारण उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा था, मगर उसने रोहित के सामने ऐसा कुछ भी शो नहीं किया, बल्कि अपना गला साफ करते हुए एकदम सीरियस आवाज में पूछा, रियली? तुम्हें लगता है वो उसे पसंद करती है? हालांकि वो खुद इस बात से कन्विंस नहीं था। हाँ, अब तो मुझे भी ऐसा ही लग रहा है सर, और अगर ऐसा कुछ नहीं है तो वो दोनों सिर्फ फ्रेंड्स हैं सर। रोहित ने इस बार अपने कंधे उचकाते हुए जवाब दे दिया। सिद्धार्थ के मन में रोहित की पहली बात सुनकर जो एक्साइटमेंट वाली फीलिंग आई थी ना, उसकी दूसरी बात सुनते ही वो सारी फीलिंग्स गायब भी हो गई। सर, उस लड़की के मन की बात जानना हमारे बस में नहीं है, लेकिन आपके फ्रेंड के मन की बात तो आप इजीली जान सकते हैं ना। आपने जानने की कोशिश की कि आपके फ्रेंड के मन में उनकी फीमेल फ्रेंड के लिए क्या फीलिंग्स है? क्या वो उसके साथ सिर्फ दोस्ती ही बनाए रखना चाहते हैं, या फिर उससे आगे बढ़कर वो उसके साथ रिलेशनशिप में आना चाहते हैं? रोहित ने अब सिद्धार्थ से सवाल किया, जिसे सुनकर सिद्धार्थ बुरी तरह कंफ्यूज हो गया। ये मुझे कैसे पता होगा? सिद्धार्थ ने परेशान होते हुए कहा। उसने सचमुच इस बारे में तो कभी सोचा ही नहीं था कि वो सोनल के साथ कैसा रिलेशन चाहता है, ना ही उसने कभी सोनल को अपनी वाइफ की तरह ट्रीट किया था। अब रोहित के सवाल के बारे में सोचकर इमीडिएटली उसके सिर में दर्द होने लगा था। तो उससे ये बात पूछिए ना सर, अगर वो भी अपनी उस फ्रेंड को पसंद करता है तो उसे भी थोड़ी पहल करते हुए अपना प्यार उसके सामने जताना चाहिए।
लेकिन अगर वो उसे पसंद नहीं करता है तो उसे इस बारे में ज्यादा सोचना नहीं चाहिए और जो कुछ भी गिफ्ट उसकी फ्रेंड ने उसे दिया है उसे बस एक दोस्त का दिया हुआ फ्रेंडली गिफ्ट समझकर भूल जाना चाहिए। रोहित ने उसे दो टूक जवाब दे दिया, मगर मैं उसके साथ ऐसा कोई रिलेशन। बेध्यानी में सिद्धार्थ के मुंह से निकल गया, लेकिन जैसे ही उसे अपनी गलती का एहसास हुआ उसने तुरंत खुद को रोकते हुए अपनी बात सुधार ली। अपनी हाथ में पकड़ी हुई सिगरेट को आश्रय में डालते हुए उसने कहा, एक्चुअली मेरे फ्रेंड को अभी इस बारे में कोई आइडिया नहीं है। ही इज अ लिटिल कंफ्यूज्ड, शायद वो अभी किसी रिलेशनशिप में आना नहीं चाहता। आई कांट से एग्जैक्टली। अब ये तो बड़ी प्रॉब्लम है ना सर। रोहित ने परेशानी से कुछ सोचते हुए अचानक सिद्धार्थ की तरफ शक भरी नजरों से देखते हुए पूछा, सर मुझे ना आपके इस फ्रेंड का कैरेक्टर कुछ समझ में नहीं आया। कहीं ये आपका फ्रेंड खुद आप ही तो नहीं है? सिद्धार्थ को ऐसा लगा जैसे उसकी चोरी पकड़ी गई हो। उसका दिल तो जैसे उछलकर उसके सीने से बाहर आकर धड़कने लगा था। उफ, ये रोहित और उसकी जासूसी नॉवेल्स पढ़ने की आदत। मगर सिद्धार्थ ने तुरंत अपनी घबराहट को छिपाने के लिए गुस्से का सहारा लेते हुए कहा, मैं क्या बकवास कर रहे हो तुम? तुम्हें लगता है मुझे किसी लड़की के साथ ये सब करने की कोई जरूरत है? उसने गुस्से में रोहित को डांटते हुए कहा। रोहित के चेहरे पर भी एक जबरदस्ती वाली स्माइल आ गई थी। सॉरी सर, माय मिस्टेक। आप और सोनल जी, आई मीन भाभी जी तो पहले से ही मैरिड हैं, आपको क्या जरूरत होगी ये सब करने की? उसकी बात सुनकर सिद्धार्थ ने मन ही मन राहत की सांस ली। आज तो इस जासूस रोहित ने उसे पकड़ ही लिया था, मगर फिर भी उसे इसी जासूस रोहित से अपने आगे के डाउट्स भी क्लियर करने थे। सो उसने उससे पूछा, ओके तो मुझे बताओ कि जब तक मेरे फ्रेंड को ये समझ ना आए कि वो अपनी फ्रेंड के साथ कैसा रिलेशन चाहता है, तब तक उसे अपनी फ्रेंड के साथ कैसे बिहेव करना चाहिए? सर मेरे ख्याल से तो उसे कुछ भी नहीं करना चाहिए, बल्कि अपनी फ्रेंड के अगले मूव का वेट करना चाहिए। शायद उसके बाद सारी चीजें खुद ब खुद क्लियर हो जाए। रोहित ने अपने सिर खुजाते हुए कहा, सीरियसली यू मीन उसे बस वेट करना चाहिए और कुछ भी नहीं? सिद्धार्थ ने उसकी तरफ तिरछी नजरों से देखते हुए पूछा। रोहित ने थोड़ा सीरियस होकर सोचते हुए कहा, सर उसकी फ्रेंड ने उसे गिफ्ट दे दिया है, तो अगर वो चाहे तो वो भी उसे रिटर्न गिफ्ट या फिर कोई और ट्रीट दे सकता है। आई थिंक उसे अपनी फ्रेंड को कहीं बाहर डिनर के लिए लेकर जाना चाहिए। इससे वो बुरा भी नहीं मानेगी और इस ट्रीट के जरिए उसे गिफ्ट के लिए थैंक्स भी बोल देगा। दोनों खुश। इस बार रोहित की बात सुनकर सिद्धार्थ के फेस पर एक स्माइल आ गई थी। नॉट बैड, गुड जॉब रोहित। सिद्धार्थ के मुंह से तारीफ सुनकर फाइनली रोहित ने राहत की सांस ली। मुझे तो पहले से ही पता था सर, इस दुनिया में ऐसी कोई प्रॉब्लम ही नहीं है जिसका सोल्यूशन रोहित अग्रवाल के पास ना हो। रोहित ने ये बात बहुत धीरे से कही थी, मगर सिद्धार्थ अपने ही थॉट्स में इतना उलझा हुआ था कि उसने उसकी तरफ ध्यान ही नहीं दिया। हाँ ठीक है, अब तुम जाओ यहाँ से, मैं अपने फ्रेंड को इस बारे में बता दूंगा। सिद्धार्थ ने उसे अपने केबिन से बाहर जाने का इशारा करते हुए कहा, ओके सर। कहते हुए वो सिद्धार्थ के केबिन से बाहर चला गया। यदि अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अपने पूरे ऑफिस में इस वक्त सिद्धार्थ अकेले ही लैपटॉप खोले बैठा था। स्क्रीन की तरफ देखते हुए वो ना जाने किस सोच में डूबा हुआ था। उसके चेहरे पर परेशानी और कंफ्यूजन दोनों के मिले जुले एक्सप्रेशंस नजर आ रहे थे। सिद्धार्थ इस वक्त किसी टॉप क्लास रेस्टोरेंट को इंटरनेट पर सर्च करने की कोशिश कर रहा था, जहां वो सोनल को लेकर जा सके। मगर जितने रेस्टोरेंट वो देख रहा था उनमें से एक भी उसे पसंद नहीं आ रहा था। अचानक उसे रोहित की कही बात याद आई। उसने खुद से वही सवाल दोहरा दिया जो रोहित ने उससे पूछा था, डू यू लाइक हर और नॉट? मगर अभी भी उसके पास इस सवाल का जवाब नहीं था। फ्रस्ट्रेशन में उसने अपने सिर के बाल बिगाड़ लिए थे। सिद्धार्थ भले ही अपनी फीलिंग्स को लेकर कंफ्यूज था, लेकिन वो इस बात को झुठला भी नहीं सकता था कि सोनल के गिफ्ट को देखकर उसे कितनी खुशी हुई थी। खासकर जब सोनल ने उसे कहा था कि ये शर्ट उसने अपनी पहली सैलरी से उसके लिए खरीदी है, तब उसे अपने दिल में एक अलग ही एहसास होने लगा था। सोनल की ये बात उसके दिल को छू गई थी, लेकिन अब भी वो अपनी इसी जिद पर अड़ा हुआ था कि उसके मन में सोनल के लिए प्यार जैसा कुछ भी नहीं है। क्या सच में मैं कभी सोनल से प्यार कर सकता हूँ? सिद्धार्थ ने खुद से पूछा, लेकिन तुरंत ही अपने इस ख्याल को अपने दिमाग से झटक भी दिया। नहीं, ऐसा कभी नहीं हो सकता है। अरे वो छोटी सी नाजुक सी प्यारी सी लड़की जिससे एक काम ढंग से नहीं हो पाता है, अरे जो रोज खुद जाकर प्रॉब्लम्स को इन्विटेशन देती रहती है, ऐसी स्टूपिड लड़की से मैं प्यार कैसे कर सकता हूँ? दैट्स इम्पॉसिबल। मगर फिर उसे लगा वो उससे नफरत भी तो नहीं करता। उसने हमेशा सोनल को एक अच्छी फ्रेंड की तरह ट्रीट किया है, या शायद उससे भी कहीं ज्यादा। सोनल ने भी हर बार उसकी बातें मानी है, कभी उसकी किसी बात के खिलाफ जाने की कोशिश नहीं की। कभी कभी वो उसके लिए कुछ ऐसा भी कर जाती है जिससे वो थोड़ा इमोशनल हो जाता है। पिछली बार भी मिस्टर रॉय से मिलकर उसने सिद्धार्थ के लिए प्रॉपर्टी वाली प्रॉब्लम सॉल्व कर दी थी, और इस बार उसके गिफ्ट के लिए उसने अपनी पूरी सैलरी लौटा दी थी। उसकी इन्हीं हरकतों की वजह से तो वो उसकी तरफ अट्रैक्ट होने लगता है, लेकिन इसका ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि वो उससे प्यार करता है। इसी के साथ सिद्धार्थ इस फाइनल कंक्लूजन तक पहुंच गया कि वो वाकई सोनल से प्यार नहीं करता है और न ही कभी कर सकता है। इसी के साथ उसे ऐसा लगा जैसे उसकी सारी टेंशन पल भर में गायब हो गई है। इतनी देर से उसके चेहरे पर जो टेंशन नजर आ रही थी वो भी अब गायब हो गई थी। उसकी जगह एक स्वीट सी स्माइल ने ले ली थी। हाँ, अब सही है, सारी कंफ्यूजन क्लियर हो गई। सिद्धार्थ ने खुश होते हुए अपने आप से कहा, ठीक है, हम दोनों एक साथ एक ही घर में रहते हैं। ऑनेस्टली एक दूसरे के साथ अपना रिश्ता निभा रहे हैं, क्या इतना रीजन काफी नहीं है ये बताने के लिए कि हम दोनों अच्छे फ्रेंड्स हैं? और वैसे भी प्यार व्यार जैसी चीजें सारे रिलेशंस को खराब करने का ही काम करती हैं। एक बार इस प्यार ने रिश्तों के बीच कदम रखा नहीं कि दोस्ती भी बाकी नहीं रह जाती है। इन सब चीजों से दूर रहना ही अच्छा है। सच तो ये था कि कभी सिद्धार्थ ने भी किसी से प्यार किया था, सच्चा प्यार, मगर इसके बदले में उसे सिवा दर्द के कुछ भी नहीं मिला। उसका दिल एक बार नहीं बार बार टूटा और आखिर में उसने किसी भी रिश्ते में प्यार को खोजना बंद कर दिया था। अनन्या ने जो उसके साथ किया था उसकी वजह से अब उसके अंदर किसी से भी प्यार करने की हिम्मत नहीं बची थी, खुद अनन्या से भी नहीं। जब आपकी जिंदगी में प्यार का नया नया फूल खिलता है ना, तो इसकी महक आपकी जिंदगी में मिठास घोलने का काम करती है। सब कुछ अच्छा और खूबसूरत लगने लगता है, लेकिन अगर कहीं गलती से प्यार का फूल सूख जाए या उसे कोई और तोड़ कर ले जाए, तो फिर उसका दर्द उस खुशनुमा एहसास से कहीं ज्यादा गहरा होता है। और सिद्धार्थ उस दर्द को अच्छी तरह महसूस कर सकता था। एक बार उस दर्द को महसूस करने के बाद उसे समझ में आ गया था कि इस प्यार नाम की आफत से दूर रहने में ही उसकी भलाई है। तो फिर उसका और सोनल का फ्यूचर कैसा होगा? हो सकता है कि आगे चलकर 2-4 बच्चे हो जाएं, जैसा कि सेजल उससे डिमांड भी कर रही थी। आखिर आने वाले टाइम में जैसे जैसे सिद्धार्थ के मॉम और डैड की एज बढ़ती जाएगी, अपने पोते पोतियों को देखने की उनकी विश भी तो और स्ट्रांग होती जाएगी। नहीं, हालांकि सिद्धार्थ को बच्चे बिल्कुल पसंद नहीं थे। उनका जिद करना, सारी चीजें बिखेर देना और सबसे ज्यादा शोर मचाना और रोना, ये सब सिद्धार्थ को बहुत डिस्टर्बिंग लगता था। इसलिए उसने सोच रखा था
कि अगर फ्यूचर में कभी उन दोनों का कोई बच्चा होता भी है तो वो एक दूसरे से दूर ही रहेंगे, बिल्कुल वैसे ही जैसे अभी रहते हैं। एज अ फ्रेंड एक दूसरे की हमेशा रिस्पेक्ट और हेल्प करते रहेंगे। तो कुल मिलाकर उसने जो फ्यूचर अपने लिए प्लान कर रखा था उसमें कहीं कोई एक्साइटमेंट नहीं थी, और स्पेशली प्यार तो बिल्कुल नहीं था। उसने अपना सिर झटकते हुए इन सारे ख्यालों से बाहर आने की कोशिश की। क्या क्या सोचे जा रहा है तो सिद्धार्थ, जस्ट फोकस ऑन योर वर्क। खुद को मन ही मन कोसते हुए सिद्धार्थ ने अपने लिए एक सिगरेट सुलगा ली। उसने अपना फोन निकाला और सोनल को एक वॉइस मैसेज भेज दिया। सोनल, क्या कर रही हो? घर वापस कब तक आओगी तुम? सिद्धार्थ ने चाहे जितने भी कंक्लूजन्स क्यों ना निकाले हो, लेकिन रोहित ने एक बात तो उसे एकदम सही कही थी। भले ही वो और सोनल एक दूसरे से प्यार ना करते हो, लेकिन फ्रेंड्स वाला रिलेशन तो था ही ना उनके बीच, और एक अच्छा फ्रेंड होने के नाते ही सही सिद्धार्थ कम से कम उसके दिए गए गिफ्ट के बदले एक ट्रीट तो उसे दे ही सकता था। लेकिन काफी देर तक वेट करने के बावजूद सोनल की तरफ से उसके मैसेज का कोई रिप्लाई नहीं आया। अब उसने इरिटेशन में उसे दोबारा मैसेज किया। ऐसा भी कौन सा इंपॉर्टेंट काम कर रही हो तुम कि मेरे मैसेज का जवाब देने का टाइम नहीं है तुम्हारे पास? डोंट टेल मी कि मनीष मल्होत्रा के साथ फैशन हब में तुम्हारी मीटिंग चल रही है। सिद्धार्थ ने इस बार उसे टॉन्ट करते हुए मैसेज किया, लेकिन अब भी सोनल ने कोई जवाब नहीं दिया तो उसने सीधे उसका नंबर डायल कर दिया। सोनल आज सुबह से ही फैशन हब में लगातार काम किए जा रही थी, यहाँ तक कि उसे अपने खाने पीने का भी होश नहीं था। अपना फोन भी वो अपने लॉकर में रखकर भूल गई थी। आज फैशन हब में क्लोथिंग प्रेस कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज की गई थी। यहाँ उसे सारे सेलिब्रिटीज से कपड़ों की डिजाइनिंग को लेकर उनकी ओपिनियन कलेक्ट करनी थी, और फिर इन सारे ओपिनियंस को फैशन हब के डिजाइनर्स के पास पहुंचाना था। इन सबके अलावा उसे अपनी रेगुलर ड्यूटीज भी पूरी करनी थी। कुछ देर के लिए जब उसे वक्त मिला तो उसने एक टी ब्रेक ले लिया। जब वो चाय पीने के बाद सिंक में अपना कप धो रही थी, उसी टाइम साशा वहां पर आ गई। सोनल, तुम यहाँ पर हो? मैं अभी लॉकर रूम से आ रही हूँ। मुझे लगा तुम्हारा फोन कंटिन्यूअसली बज रहा है, तुम एक बार जाकर चेक क्यों नहीं कर लेती कि कौन तुम्हें बार-बार कॉल कर रहा है? ओ, शायद मैं अपना फोन वहीं भूल आई हूँ। नेवर माइंड, काम खत्म होने के बाद देख लूंगी। सोनल ने उसे एक स्माइल देते हुए कहा, थैंक यू बताने के लिए। साशा ने कहा, इट्स ओके, मगर तुम्हारा फोन लगातार रिंग हो रहा है, हो सकता है कुछ अर्जेंट हो यार। ओके, मैं देख लेती हूँ। इतना कहकर सोनल ने अपना कप रखा और लॉकर रूम की तरफ बढ़ गई। सोनल ने जब लॉकर रूम में कदम रखा तो उसे भी कैबिनेट में से अपने फोन की रिंगिंग टोन बजती हुई सुनाई दी। उसने जल्दी से कैबिनेट खोलकर अपना फोन बाहर निकाला। स्क्रीन पर सन की सुड्डू नाम देखते ही उसकी आंखें घबराहट से फैल गई। उसने जल्दी से कॉल रिसीव करके अपने फोन को कान से लगा लिया। हेलो सिद्धार्थ। अब तक सोनल को कम से कम 5 बार कॉल कर चुका था, और इतनी बार कॉल करने के बावजूद सोनल के कोई रिस्पांस ना देने के कारण अब तक उसका मूड पहले ही खराब हो चुका था। पहली 3 कॉल्स तक तो उसने अपने गुस्से को कंट्रोल करके रखा था, लेकिन जब चौथी बार भी उसे कोई रिस्पांस नहीं मिला तो उसे सोनल के ऊपर गुस्सा आने लगा। 5वीं बार कॉल करने का उसका कोई इरादा नहीं था, लेकिन उसने ये सोचकर एक बार और कॉल कर लिया कि अगर इस बार भी सोनल ने कोई रिस्पांस नहीं दिया तो अपना ये डिनर का आइडिया कैंसिल कर देगा। 5वीं बार जब सोनल ने फोन नहीं उठाया तो उसने गुस्से में अपना फोन सोफे पर फेंक दिया। 10 मिनट तक गुस्से में पूरे ऑफिस केबिन में गोल गोल चक्कर लगाने के बाद उसने एक बार तिरछी नजर से फोन की तरफ देखा। कुछ देर तक खुद को रोकने के बाद आखिरकार उसने एक बार फिर सोनल का नंबर डायल कर दिया। काफी देर तक रिंग होने के बाद सिद्धार्थ फिर से डिसअपॉइंट होने लगा था। वो फोन रखने ही जा रहा था कि अचानक कॉल रिसीव हो गया और दूसरी तरफ से सोनल की आवाज आई। सिद्धार्थ को जरा भी उम्मीद नहीं थी कि सोनल इस बार कॉल रिसीव कर लेगी। उसकी आवाज सुनकर बिना कुछ सोचे समझे वो गुस्से में चिल्लाया, कहां थी तुम इतनी देर से? तुम्हें पता भी है मैंने तुम्हें कितनी बार कॉल किया है? सोनल को उसके ऐसे ही रिएक्शन की उम्मीद भी थी। उसने उसके गुस्से को इग्नोर करते हुए कहा, अब सॉरी सिद्धार्थ, मैं काम में बिजी थी और मेरा फोन भी यहाँ लॉकर रूम में ही रह गया था, सो बस इसलिए। बिजी? ऐसा भी क्या काम करवा रहे हैं वो लोग तुमसे? सिर्फ 6000 की सैलरी के लिए पूरा दिन कैसे काम करवा सकते हैं वो लोग तुमसे? सिद्धार्थ ने अब और भी ज्यादा परेशानी और गुस्से में भरते हुए कहा। सोनल इस टॉपिक पर कोई भी बात करने के लिए तैयार नहीं थी। वैसे भी सिद्धार्थ अपनी जगह सही था, सो उसने टॉपिक चेंज करते हुए कहा, तुम मुझे इतनी देर से कॉल क्यों कर रहे थे? कुछ इंपॉर्टेंट काम था? अचानक उसका सवाल सुनकर सिद्धार्थ स्पीचलेस हो गया था। इतनी देर से वो उसे डिनर पर ले जाने के लिए इतनी प्लानिंग कर रहा था, लेकिन सोनल से इस बारे में बात करने का टाइम आया तो उसके मुंह से घबराहट के कारण एक भी वर्ड नहीं निकल रहा था। अब वो मैं पूछ रहा था कि सिद्धार्थ ने हकलाते हुए बोलना शुरू किया। हाँ, मैं सुन रही हूँ सिद्धार्थ। सोनल ने ध्यान से उसकी बात सुनने की कोशिश करते हुए कहा, मैं पूछ रहा था कि तुमने मेरे व्हाइट वाले सॉक्स कहाँ पर रखे हैं? कब से खोज रहा हूँ मैं। घबराहट में सिद्धार्थ के मुंह से कुछ और ही निकल गया। सिद्धार्थ ने झल्लाते हुए अगले ही पल अपना हाथ टेबल पर दे मारा। डैम इट, क्या बोल रहा है तो सिद्धार्थ? वो पूछ जिसके लिए तूने कॉल किया है। मन ही मन वो खुद को डांट रहा था। सोनल उसकी बात सुनकर पूरी तरह चौंक गई थी। व्हाइट सॉक्स? कौन से व्हाइट सॉक्स की बात कर रहे हो तुम सिद्धार्थ? तुम इस वक्त घर पर क्या कर रहे हो? बाय द वे, जिस ड्रॉर में तुम अपनी वॉचेस और नेकटाई रखते हो ना, उसके ठीक नीचे वाले ड्रॉर में तुम्हारे सारे सॉक्स रखे हुए हैं। प्लीज खुद से ले लो ना। ओके, मैं ले लूंगा, सिद्धार्थ ने थोड़ी पूछी हुई आवाज में कहा। तो मैं फोन रखूं? एक्चुअली आज यहाँ काम बहुत ज्यादा है, बट डोंट वरी, मैं तुम्हारे डिनर टाइम से पहले आ जाऊंगी। अगर तुम्हें कुछ स्पेशल खाना है तो मुझे मैसेज कर देना। यहाँ काम खत्म होने के बाद मैं घर आकर बना दूंगी। ओके, सिद्धार्थ ने फिर से बुझी हुई आवाज में कहा। ओके बाय कहते हुए सोनल ने अपने फोन को कान से अलग किया और कॉल डिस्कनेक्ट करने ही जा रही थी कि दूसरी तरफ से सिद्धार्थ एकदम से पैनिक होकर चिल्लाया, हे रुको, फोन मत काटना। क्या हुआ सिद्धार्थ? सोनल ने वापस फोन अपने कान से लगाते हुए पूछा। आज डिनर के लिए बाहर चलते हैं ना? सिद्धार्थ ने एक ही सांस में बिना सोचे समझे कह दिया, मगर इसके साथ ही उसने अपनी आंखें और मुट्ठियां कसकर बंद कर ली थी। क्या कहा तुमने? हाँ, सोनल भी उसकी बात सुनकर सरप्राइज हो गई थी। वो मेरा मतलब है कि इतना सारा काम करने के बाद तुम भी थक जाओगी तो घर आकर खाना बनाने की कोई जरूरत नहीं है। हम आज बाहर चलकर साथ में डिनर करते हैं। तुम्हें कोई प्रॉब्लम है? सोनल को उसकी बात सुनकर ऐसा शॉक लगा था कि वो उसे जवाब देना भी भूल गई थी। पायल इस वक्त एक कैफे में कोने वाली टेबल पर बैठी किसी का इंतजार कर रही थी। उसने अपनी आंखों पर बड़े से सनग्लासेस चढ़ा रखी थी। हर थोड़ी देर में बेचैनी से वो अपनी रिस्ट वॉच पर नजर डालती और फिर कैफे के एंट्रेंस की तरफ देखने लगती। कैफे में इस वक्त एक म्यूजिशियन बैठा पियानो पर बहुत ही खूबसूरत धुन प्ले कर रहा था। कैफे में मौजूद बाकी लोग बड़े ध्यान से म्यूजिक सुन रहे थे, मगर पायल इस वक्त इतनी परेशान थी कि उसे म्यूजिक भी जैसे सुना ही नहीं दे रहा था। वो काफी देर से वहां पर किसी का वेट करते करते शायद उकता गई थी। इतनी देर में वो करीब 3 कप कॉफी पी चुकी थी। अब इससे ज्यादा कॉफी पीने की उसकी जरा सी भी हिम्मत नहीं थी। उसने एक बार फिर से अपने रिस्ट वॉच पर नजर डाली। 3:30 बज चुके थे। पायल यहाँ पिछले 2 घंटे से बैठी हुई थी। अब उसका पेशेंस खत्म होने लगा था, सो उसने अपना फोन निकालकर एक नंबर डायल कर दिया। किंजल, कहाँ हो तुम? मैंने तुमसे कहा था ना कि मैं तुमसे दोपहर 1 बजे कैफे में मिलूंगी, तुम अब तक आई क्यों नहीं? कॉल रिसीव होते ही पायल ने परेशानी से भरी आवाज में पूछा। ओह सॉरी, आई फॉरगॉट। किंजल ने एकदम आराम से जवाब दिया। व्हाट डू यू मीन कि तुम भूल गई? मैं यहाँ पिछले 2 घंटे से तुम्हारा वेट कर रही हूँ। पायल ने चौंकते हुए कहा। मुझे अचानक से याद आ गया कि तुमसे मिलने से भी कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट काम है मेरे पास, सो आज मैं नहीं आ सकती। किंजल ने सपाट लहजे में उसे जवाब दे दिया।
उसकी बात सुनकर पायल का गुस्सा सातवें आसमान पर चला गया। पिछले 2 घंटे से वो यहाँ कैफे में अकेली बैठी बेवकूफों की तरह किंजल का वेट कर रही थी और वो उसे अब बता रही थी कि वो उससे आज मिलने नहीं आ सकती है। अगर उसे आना ही नहीं था तो उसने उसे मिलने के लिए बुलाया ही क्यों? पायल का मन हो रहा था कि वो किंजल को इसी वक्त दुनिया भर की सारी लेटेस्ट गालियां सुना दे, लेकिन फिलहाल जो उसकी सिचुएशन थी उसमें किंजल को उसकी नहीं बल्कि उसे किंजल की जरूरत थी। सो उसने किसी तरह अपने गुस्से को काबू में किया और अपनी आवाज में स्वीटनेस खोलती हुई बोली, ओह ऐसी बात है, इट्स ओके, हम फिर कभी बाद में बात कर लेंगे। हाँ एक्चुअली जो बात मैं तुमसे करना चाहती हूँ वो फोन पर करना पॉसिबल नहीं है। अगर हम मिलकर बात करें तो सारी बातें अच्छी तरह क्लियर हो पाएंगी। मुझे नहीं लगता कि हमारे बीच ऐसी कोई भी बात है जो अनक्लियर हो। देखी है मैंने भी न्यूज़, तुम्हें अब अपने फ्यूचर की फिक्र हो रही होगी ना। बट यू डोंट वरी, किंजल कभी अपनी बात से पीछे नहीं हटती। मैंने जो कहा है उसे पूरा भी करूंगी। किंजल की बात सुनकर पायल थोड़ी रिलैक्स हो गई थी। थैंक यू किंजल, तुम्हारी बात सुनकर मेरी टेंशन थोड़ी खत्म हो गई है, पायल ने अब थोड़ा स्माइल करते हुए कहा। लेकिन किंजल को उससे बात करने में कोई खास इंटरेस्ट नहीं था। उसने लापरवाही से जवाब दे दिया, ओके मुझे जो कहना था मैंने कह दिया। पायल ने जब देखा कि वो कॉल डिस्कनेक्ट करने वाली है तो उसने जल्दी से कहा, किंजल मैं मानती हूँ कि लास्ट टाइम हमने जैसा सोचा था वैसा नहीं हुआ, बट आई एम श्योर नेक्स्ट टाइम सब सही होगा। तुम अब भी मेरी हेल्प कर रही हो राइट? मगर उसकी बात सुनकर किंजल थोड़ी इरिटेट होने लगी थी। उसने पायल का मजाक उड़ाने वाले अंदाज में जवाब दिया, ओह रियली, देन गो अहेड विद योर प्लान्स, किसने तुम्हें रोका है? इतना कहकर उसने कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया। पायल ने एक बार अपने फोन की तरफ देखा और फिर गुस्से में अपना फोन टेबल पर पटक दिया। डैम इट, अभी टाइम मेरा ही खराब चल रहा है, तभी इस कथी को सिर पर बिठाना पड़ रहा है मुझे। एक बार सब ठीक हो जाए ना, फिर इस किंजल से भी गिन कर सारा हिसाब चुकाऊंगी मैं। उसने अपना हैंडबैग और फोन उठाया और वहां से निकलने ही वाली थी कि एक बार फिर से उसका फोन बजने लगा। उसने स्क्रीन की तरफ देखा और बुरी तरह चौंक गई। पायल कैफे से निकलकर सीधे मेहता ग्रुप ऑफ कंपनीज के पास पहुंच गई। चेयरमैन ऑफिस का डोर ओपन कर तेजी से अंदर आते हुए उसने पूछा, डैड व्हाट्स गोइंग ऑन? ऐसा भी क्या हो गया है कि आपने मुझे अर्जेंटली यहां बुलाया है? कुंदन लाल मेहता इस वक्त अपने ऑफिस में परेशानी से इधर-उधर टहल रहा था। उसके हाथ में एक सिगरेट थी जो लगभग आधी खत्म हो चुकी थी। चेहरे पर टेंशन साफ-साफ नजर आ रही थी। हालांकि पिछले कुछ दिनों से वो पायल से नाराज था, लेकिन आखिरकार वो उसकी बेटी थी। कोई भी बाप अपनी इकलौती बेटी से कितने वक्त तक नाराज रह सकता है? और फिर मुसीबत की इस घड़ी में पायल के अलावा उसे और किसी से कोई उम्मीद भी नहीं थी। शायद इसलिए पायल को अपने ऑफिस केबिन में आते देखकर उसके चेहरे पर एक चमक आ गई थी। पायल बेटा आ गई तुम? उसने कुछ लड़खड़ाई हुई सी आवाज में कहा। यस डैड, अब आप प्लीज बताएंगे मुझे कि बात क्या है? आपने मुझसे फोन पर कहा था कि यहाँ कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है। क्या कंपनी के फंड से रिलेटेड और भी कोई नया इशू खड़ा हो गया है? पायल ने वहीं कुंदन के ऑफिस चेयर के ठीक सामने बैठते हुए पूछा। नहीं पायल, इस बार उससे भी कहीं ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम है। कुंदन ने परेशानी से गहरी सांस लेते हुए कहा। कुंदन की बात सुनकर पायल की धड़कन बढ़ गई थी। जब से सोनल के पेरेंट्स की डेथ हुई थी तब से लगातार उसके डैड ही इस कंपनी को संभाल रहे थे। मेहता ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज को संभालते हुए कुंदन लाल मेहता को 10 साल से भी कहीं ज्यादा समय बीत चुका था। लेकिन इतने सालों में उसने कभी भी कंपनी से रिलेटेड प्रॉब्लम्स नलिनी या पायल के साथ शेयर नहीं की थी। इन सारी बातों को वो हमेशा खुद तक ही रखा करता था। ऐसे में आज अगर उसने ये बात पायल को बताने के लिए यहाँ ऑफिस में बुलाया था, उसका सीधा मतलब यही निकलता था कि प्रॉब्लम हद से ज्यादा बड़ी है। क्या बात है डैड, कहीं सिद्धार्थ ने फिर से कोई नई मुश्किल तो नहीं खड़ी कर दी या फिर बैंक ने हमारे लोन की रिक्वेस्ट ठुकरा दी? हाँ, पायल ने पैनिक होते हुए पूछा। नहीं ऐसा कुछ नहीं हुआ है, कुंदन ने अपने लिए एक दूसरी सिगरेट चलाते हुए कहा। तो फिर क्या बात है? ओह गॉड, क्या हमारी कंपनी बैंकरप्ट हो गई है डैड? हाँ, पायल ने फिर से घबराते हुए पूछा। लेकिन अपने डैड के चेहरे पर डिसअपॉइंटमेंट देखकर उसे समझ आ गया था कि ये सारी प्रॉब्लम शेयर करने के लिए उन्होंने उसे वहां नहीं बुलाया है। लेकिन इस वक्त वो बिल्कुल वैसे ही रिएक्ट कर रही थी जैसे पिछले कुछ दिनों से नलिनी कर रही थी। शायद इसी वजह से कुंदन को थोड़ी डिसअपॉइंटमेंट हो रही थी। ऑब्वियसली वो उससे नलिनी से ज्यादा मैच्योरिटी की उम्मीद करता था, लेकिन पायल इससे आगे और कुछ भी सोच नहीं पा रही थी। मेहता ग्रुप ऑफ कंपनीज की ओनरशिप अपने नाम करने के लिए उन लोगों ने सालों तक इंतजार किया था। अब जाकर उनका ये सपना पूरा हुआ था। लेकिन अभी उन्हें स्टेटस एंजॉय करते हुए मुश्किल से 3 महीने हुए थे और कंपनी बैंकरप्ट होने की कगार पर आ गई थी। अगर आगे ऐसा हो गया तो क्या करेगी वो? ये सोचकर ही पायल के माथे पर पसीना आने लगा था। जेनी ने उसे साफ-साफ कह दिया था कि फिलहाल वो उसके लिए कोई भी स्क्रिप्ट अरेंज नहीं कर पाएगी। अपने रनिंग शो से बाहर हो जाने का उसकी इमेज पर ऐसा नेगेटिव इंपैक्ट पड़ा था कि जिन कमर्शियल्स में उसने काम किया था वो भी मार्केट से बाहर हो गए थे। तो बेसिकली अब उसके पास अर्निंग का कोई दूसरा सोर्स भी नहीं बचा था। अब अगर उनकी आखिरी उम्मीद ये कंपनी भी डूब गई तो वो सब पूरी तरह सड़क पर आ जाएंगे। कुंदन लाल मेहता ने अपना सिर पकड़ते हुए परेशान आवाज में कहा, अच्छा ही होगा अगर कंपनी सीधे बंद हो जाए। ना जाने क्यों मुझे कभी लगता है कि ये सारी चीजें हमारे लिए बनी ही नहीं थी। हमने जबरदस्ती इन सब पर अपना हक जताकर शायद बहुत बड़ी गलती कर दी। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है। एक अच्छी लग्जरियस लाइफ, नाम, पैसा, स्टेटस किसे अच्छा नहीं लगता, लेकिन इसके लिए बहुत सारी कीमतें भी चुकानी पड़ती हैं। अगर कंपनी बैंकरप्ट भी हो जाती है तो भी इतने सालों में मैंने इतने लोगों के साथ अपने कनेक्शंस बना लिए हैं कि जब चाहूं बिजनेस में आ सकता हूं। और फिर नमम भी तो है। फिर क्या बात है डैड, आप इतनी टेंशन में क्यों हैं? पायल ने फिक्र जताते हुए पूछा। कुंदन ने अभी गहरी सांस लेकर दूसरी तरफ देखते हुए जवाब दिया, मेहता ग्रुप ऑफ कंपनीज पिछले कई सालों से ब्रिटेन की एक कंपनी के साथ मिलकर काम कर रही है, लेकिन अब वो कंपनी हमारे ऊपर लीगल एक्शन लेना चाहती है। उनका कहना है कि हमने अपने कपड़ों में उन केमिकल्स का इस्तेमाल किया है जिन्हें गवर्नमेंट कई सालों पहले ही बंद कर चुकी है। क्या? पायल ने शॉक्ड होते हुए कुंदन की तरफ देखा। लेकिन ये कैसे पॉसिबल है डैड? क्लॉथ्स की फैब्रिक बनाने से लेकर उनकी डिजाइनिंग तक पूरा काम हमारी खुद की फैक्ट्री में होता है। आई एम श्योर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई होगी। जयंत लाल मेहता ने जब मेहता ग्रुप ऑफ कंपनीज की शुरुआत की थी उस वक्त उनके पास कोई बड़ी फैक्ट्री नहीं थी। उन्होंने टेलर शॉप्स की मदद से अपना काम शुरू किया था, लेकिन बाद में अपनी मेहनत से अपने बिजनेस का दायरा बढ़ाना शुरू किया और अपनी एक अच्छी खासी कंपनी खड़ी की। धीरे धीरे जब उनके क्लॉथ्स की डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ने लगी थी तब क्लॉथ की क्वालिटी को मेंटेन रखने के लिए और एक्सपेंसेस को घटाने के लिए उन्होंने खुद की फैक्ट्री लगाई। उनकी फैक्ट्री में बनने वाला फैब्रिक सबसे सुपीरियर क्वालिटी का होता था। मेहता ग्रुप ऑफ कंपनीज की मार्केट में एक अच्छी खासी रेपुटेशन थी। आखिर कैसे उनकी पार्टनर कंपनी उनके ऊपर ऐसा कोई इल्जाम लगा सकती थी? कुंदन लाल मेहता को पायल से कुछ भी छिपाना सही नहीं लगा और उसने सिर झुकाए हुए उसे जवाब दिया, हाँ, हमारी फैक्ट्री में उन केमिकल्स का इस्तेमाल हो रहा है जो बैन हो चुके हैं। कुछ सालों पहले जब मैंने कंपनी को संभालना शुरू किया था तो मैंने नोटिस किया कि प्रोडक्शन में कॉस्ट बहुत ज्यादा आ रही थी। इस वजह से कुछ फैब्रिक्स के प्रोडक्शन में भी प्रॉब्लम आ रही थी। मैंने इस बारे में कंपनी के मैनेजर से बात की। हम लोगों ने डिसाइड किया था कि हम लोग उन सस्ते केमिकल्स का यूज प्रोडक्शन में करेंगे। हमने इसे लेकर पूरी सेफ्टी से काम किया ताकि ये केमिकल किसी की भी पकड़ में ना आए। उसी टाइम हमें इस ब्रिटिश कंपनी की तरफ से एक बड़ा ऑर्डर मिला। इसके लिए हमें एडवांस में काफी सारी तैयारियां करनी पड़ी थी। ऑर्डर एक्सेप्ट करने से पहले क्लॉथ की टेस्टिंग होनी थी। हमने कंपनी के उस ऑफिसर को खरीद लिया जिसे हमारी क्लॉथ की इन्वेस्टिगेशन का काम दिया गया था। उसने क्लॉथ की टेस्टिंग रिपोर्ट्स हमारे फेवर में बनाई। हमने ब्रिटिश कंपनी के उस ऑफिसर को भी खरीद लिया था जिसके हिस्से में ये पूरी डील थी।
इसके बाद मेहता ग्रुप ऑफ कंपनीज ने इस ब्रिटिश कंपनी के साथ पार्टनरशिप कर लिया और इतने सालों से हम साथ मिलकर काम कर रहे हैं। न जानिए इस बार कैसे उन्होंने प्रोडक्ट की टेस्टिंग रिपोर्ट्स नेगेटिव दे दी है और हमें फ्रॉड के केस में फंसाने की धमकी भी दे रहे हैं। इतना सब जानने के बाद पायल को कंपनी से ज्यादा फिक्र अपने डैड की हो रही थी। डैड, अगर उन्होंने सचमुच आपके ऊपर केस कर दिया तो क्या होगा? हाँ? उसने घबराहट से भरी आवाज में पूछा। कुंदन के चेहरे पर परेशानी से भरी एक स्माइल आ गई। हमारी गवर्नमेंट ने ये सारे केमिकल्स सालों पहले बैन कर दिए थे, लेकिन मैं अभी भी उनका यूज कर रहा हूँ। अगर हमारे ऊपर केस होता है तो हमें इस फ्रॉड के लिए ब्रिटिश कंपनी को कॉम्पनसेशन के तौर पर एक भारी अमाउंट देना पड़ेगा और मुझे, कहते हुए कुंदन लाल मेहता की आवाज लड़खड़ाने लगी थी। डैड, आपके साथ क्या होगा? हाँ? पायल ने अब पानी खोते हुए पूछा। मुझे शायद अपनी बाकी की जिंदगी जेल में बितानी पड़ेगी। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता डैड। पायल ने घबराकर अपनी जगह से खड़े होते हुए कहा। उसने कुंदन के पास आकर उसके कंधों पर हाथ रखते हुए कहा, डैड प्लीज, आप ऐसे हिम्मत मत हारिए डैड। हम मिलकर इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन जरूर निकालेंगे। आपने खुद कहा था ना कि आपके बिजनेस फील्ड में बहुत सारे कनेक्शंस हैं और फिर मैं हूं ना, मैं नमन के साथ मिलकर इसका कोई सॉल्यूशन निकालती हूं। प्लीज डोंट वरी डैड, मैं आज ही नमन से इस बारे में बात करूंगी, ओके? कहकर पायल ने तुरंत अपना फोन निकालकर नमन का नंबर डायल कर दिया। लेकिन पायल की बातों से कुंदन लाल मेहता को शायद कुछ खास उम्मीद नजर नहीं आ रही थी। वो अब भी उसी तरह परेशानी की हालत में सिर झुकाए बैठा हुआ था। सोनल इस वक्त उस रेस्टोरेंट के सामने खड़ी थी जहां सिद्धार्थ ने उसे बुलाया था। आज पहली बार सिद्धार्थ ने उसे अपने साथ बाहर डिनर के लिए बुलाया था। इस बात से सोनल जितनी खुश थी, उससे कहीं ज्यादा वो इस वक्त नर्वस फील कर रही थी। सिद्धार्थ ने जब उसे कॉल करके बताया कि वो आज उसके साथ बाहर डिनर करना चाहता है, तो उसका तो जैसे ब्रेन ही फ्रीज हो गया था। इसके आगे उसे कुछ भी सुनाई नहीं दिया था। वो तो अच्छा हुआ कि सिद्धार्थ ने उसे रेस्टोरेंट का एड्रेस भेज दिया था। शादी के बाद ये फर्स्ट टाइम था जब वो दोनों ऐसे किसी डिनर डेट के लिए जा रहे थे। हाँ, इससे पहले भी वो सिद्धार्थ के साथ कई बार बाहर डिनर कर चुकी थी, लेकिन तब हर बार कोई ना कोई उनके साथ होता था। बट दिस टाइम इट्स डिफरेंट। सोनल इस मौके को गंवाना नहीं चाहती थी। उसका मन तो हो रहा था कि फैशन हब में अपना काम खत्म करने के बाद वो घर जाकर अपनी ड्रेस चेंज कर ले, लेकिन इसके लिए उसके पास वक्त ही नहीं था। सिद्धार्थ को ज्यादा वेट ना करना पड़े, इसलिए आज पहली बार उसने इतनी छोटी सी दूरी के लिए टैक्सी तक ले ली। और अब फाइनली वो उस रेस्टोरेंट की लॉबी में खड़ी थी जहां का एड्रेस सिद्धार्थ ने उसे मैसेज किया था। उसने वहां खड़ी होकर एक बार अपने चारों तरफ देखा। जब उसे यकीन हो गया कि कोई भी उसे नहीं देख रहा है, तो वो जल्दी से वहां लगे एक शीशे के सामने जाकर खड़ी हो गई। उसने अपने लंबे बालों में हाथ फिराते हुए उन्हें जल्दी से ठीक किया और एक बार उसने खुद को ऊपर से नीचे तक देखा कि कहीं कोई गड़बड़ तो नहीं है ना। सब ठीक ठाक देखकर उसने एक डीप ब्रेथ लेते हुए खुद को रिलैक्स करने की कोशिश की और तुरंत लिफ्ट की तरफ बढ़ गई। सिद्धार्थ ने उसे जिस रेस्टोरेंट में बुलाया था वो इस बिल्डिंग के 3rd फ्लोर पर था। अभी शाम के सिर्फ 6 बजे थे, इस वजह से वहां ज्यादा लोग नहीं थे। 3rd फ्लोर पर पहुंचकर सोनल ने जैसे ही डाइनिंग रूम में कदम रखा, उसकी नजर विंडो के पास वाली सीट पर बैठे सिद्धार्थ के ऊपर पड़ी। सिद्धार्थ इस वक्त एकदम कंफर्टेबल होकर चेयर के ऊपर बैठा खिड़की के बाहर एक टक देख रहा था। शायद किसी सोच में डूबा हुआ था। उसका एक हाथ चेयर की बैक पर और दूसरा हाथ टेबल पर था, जिसमें इस वक्त एक सिगरेट थी जो लगभग खत्म हो चुकी थी। शाम के ढलते हुए सूरज की सुनहरी रोशनी उसके ऊपर पड़ रही थी। इस वक्त वो इतना हैंडसम नजर आ रहा था कि सोनल के कदम अपनी ही जगह पर जम गए थे। उसे ऐसे डाइनिंग रूम के दरवाजे के पास खड़ा देखकर एक वेटर उसके पास आया। मे आई हेल्प यू? उसने बड़ी ही शालीन अंदाज में सोनल से पूछा। डू यू हैव एनी रिजर्वेशन? हाँ, मैं बस वहीं जा रही थी। उसकी आवाज सुनकर सोनल अपने ख्यालों से बाहर आई और तुरंत सिद्धार्थ की तरफ बढ़ गई। दूसरी तरफ सिद्धार्थ अभी भी परेशान था। वो अभी इस कंफ्यूजन में था कि उसने सोनल को यहाँ बुलाकर सही किया या नहीं। ना जाने क्यों उसने उस स्टूपिड रोहित की सजेशन मान ली। सोनल को कॉल करके डिनर के लिए बुलाने के बाद वो खुद सीधा यहाँ इस रेस्टोरेंट में चला आया था। शुरू में तो सब ठीक था और वो आराम से वहां पर बैठा सोनल का वेट कर रहा था, लेकिन जैसे जैसे वक्त बीतता गया वो नर्वस होने लगा। कल वाले इंसिडेंट के बाद ये फर्स्ट टाइम उसका सोनल से आमना सामना होने वाला था। इस वजह से वो थोड़ा ऑकवर्ड फील कर रहा था। अगर सोनल ने वापस उसका मजाक उड़ाया तो? सोनल ने जब कल रात उससे सारी नाराजगी भुलाकर वापस फ्रेंडशिप करने की बात कही थी, तो उसने थोड़ा सा एटीट्यूड जरूर दिखाया था। लेकिन उसने बास्केट में भरकर जो खाना उसके पास पहुंचाया था, उसे खाने के बाद वो इमोशनल होने लगा था। सिद्धार्थ कभी किसी लड़की के सामने नर्वस नहीं होता था। इसकी एक वजह यह भी थी कि लड़कियां खुद ही उसकी अटेंशन पाने की कोशिश करती रहती थी, मगर सोनल उन सबसे अलग थी। और शायद यही वजह थी कि उसके सामने आते ही सिद्धार्थ के सारे लॉजिक और एटीट्यूड बेकार हो जाते थे। अगर देखा जाए तो कल जो कुछ भी हुआ था उसमें सोनल की कहीं कोई गलती नहीं थी। सिद्धार्थ ने बेवजह ही उसके ऊपर गुस्सा किया था, फिर भी उसने इतनी मेहनत से उसके लिए खाना पहुंचाया। गलती ना होने के बावजूद भी सोनल ने ही उससे माफी मांगी थी। ये सोचकर सिद्धार्थ अपने बिहेवियर पर थोड़ा शर्मिंदा भी था। इसी वजह से उसने कल रात को सोनल की गिफ्ट की हुई शर्ट को अच्छे से हैंगर में लटकाकर उसे अपने वार्डरोब में टांग दिया था। यहाँ तक तो फिर भी ठीक था, मगर शायद इतने से उसका गिल्ट कम नहीं हुआ। सो खाना खाने के बाद उसने अपने जूठे बर्तन भी खुद ही धोकर रख दिए। वापस आकर उसने सोने की कोशिश की, मगर उसे नींद नहीं आ रही थी। किसी तरह करवटें बदलते हुए उसने पूरी रात काट दी। सुबह 4 बजे ही उसकी आंख खुल गई थी। 1 घंटे तक बेड पर लेटे लेटे वो छत को देखता रहा। वो अब भी इसी उलझन में था कि अभी सुबह ब्रेकफास्ट के टाइम पर वो सोनल का सामना कैसे करेगा। आखिर में उसे रहा नहीं गया। वक्त से पहले ही उठकर वो तैयार होकर ऑफिस के लिए निकल गया। ऑफिस पहुंचकर रिसेप्शन के पास से गुजरते हुए उसकी नजर 2 लड़कियों के ऊपर पड़ी। उसकी प्रेजेंस से बेखबर वो दोनों लड़कियां अपनी ही बातों में लगी हुई थी। ये ड्रेस तो बहुत खूबसूरत है, कब खरीदी तूने? पहली लड़की ने पूछा। इस पर दूसरी लड़की ने शर्माते हुए जवाब दिया, ये मैंने नहीं खरीदी, ये मेरे बॉयफ्रेंड ने मुझे गिफ्ट किया है। वो जब अपनी बिजनेस ट्रिप के लिए आउट ऑफ टाउन गया था ना, तो वहां से मेरे लिए ये वाली ड्रेस लेकर आया। उसे शर्माते देखकर पहली लड़की को भी हंसी आ गई। सो स्वीट, कितना अच्छा बॉयफ्रेंड है तेरा, मुझे भी अपने लिए एक ऐसा ही बॉयफ्रेंड चाहिए। उन दोनों लड़कियों की बात सुनकर सिद्धार्थ के कदम वहीं रुक गए थे। पहले तो वो उनकी बात सुनकर चौंक गया था, मगर फिर उसने खुद से ही कहा, इसमें क्या बड़ी बात है, मेरे पास भी नए कपड़े हैं। इतनी देर में रिसेप्शनिस्ट की नजर सिद्धार्थ पर पड़ चुकी थी। उसने जल्दी से खड़े होते हुए कहा, गुड मॉर्निंग सर। सिद्धार्थ ने उसकी तरफ देखकर बस अपना सिर हिला दिया। फिर उसने एक नजर दूसरी लड़की की तरफ डाली जिसने इस वक्त वो न्यू ड्रेस पहन रखी थी। उसकी ड्रेस को देखते हुए सिद्धार्थ ने मन ही मन कहा, एकदम बकवास स्टाइल है, फैशन का कोई सेंस ही नहीं है, ना इसे ना इसके बॉयफ्रेंड को। कपड़े का टेक्सचर भी कुछ खास नहीं लग रहा है। मेरी न्यू शर्ट इसकी न्यू ड्रेस से कहीं ज्यादा अच्छी है। इस नतीजे पर पहुंचने के बाद उसका चेहरा अचानक खुशी से भर गया था। खुशी से बड़े बड़े कदम लेते हुए वो सीईओ स्पेशल एलिवेटर की तरफ बढ़ गया। एलिवेटर से ऊपर जाते टाइम वो बहुत खुश था कि सोनल उसके लिए सबसे अच्छी शर्ट लेकर आई थी। लेकिन जब उसे उस लड़की की कही बात याद आई ना कि उसे ये शर्ट उसके बॉयफ्रेंड ने दी है, तो उसकी सारी खुशी एक ही पल में गायब हो गई और उसकी जगह एक उलझन ने ले ली। आखिर सोनल ने उसके लिए शर्ट क्यों खरीदी? तो क्या सोनल के मन में भी
उसके लिए कोई फीलिंग्स हैं? सोच सोचकर अब सिद्धार्थ परेशान हो चुका था। उसने धीरे धीरे आसमान के दूसरे छोर की तरफ ढलते हुए सूरज की तरफ एक नजर डाली और फिर अपनी रिस्ट वॉच की तरफ देखा। 6 बजने वाली थी। सोनल अभी भी रास्ते में ही होगी, अभी भी वक्त है। अगर वो जाना चाहे तो अभी भी यहाँ से जा सकता है। और फिर वो अपने थॉट पर पूरी तरह कन्विंस भी हो गया। उसने उसी वक्त उस रेस्टोरेंट से निकल जाने का फैसला कर लिया। अपने हाथों में बची हुई सिगरेट को उसने आश्रय में डाला और जाने के लिए जैसे ही खड़ा हुआ, उसे सोनल की आवाज सुनाई दी। आई एम सॉरी सिद्धार्थ, वो आजकल फैशन में बहुत ज्यादा काम है ना, तो बस इसलिए मुझे आने में थोड़ी देर हो गई। सिद्धार्थ उसकी आवाज सुनकर एकदम से शॉक्ड हो गया था। उसने ही सोनल की तरफ देखा। वो थोड़ी घबराई हुई सी लग रही थी। अब इट्स ओके, उसने खुद को संभालते हुए कहा। अब वो चाह कर भी वहां से नहीं जा सकता था। तुम्हें ज्यादा इंतजार तो नहीं करना पड़ा ना? सोनल ने उसकी तरफ देखते हुए पूछा। मगर सिद्धार्थ बिना कोई जवाब दिए चुपचाप वापस अपनी जगह पर बैठ गया। सोनल को अपने सामने खड़ी देखकर वो थोड़ा टेंशन में आ गया था। डैम इट, उसे पहले ही यहाँ से चले जाना चाहिए था। अब कैसे वो उसका सामना कर पाएगा? अचानक उसका ध्यान सोनल पर गया, जो अब तक वहीं पर खड़ी होकर चुपचाप उसी की तरफ देख रही थी। अब तुम अब तक खड़ी क्यों हो? कम ऑन, सिट डाउन। सिद्धार्थ ने उसे बैठने का इशारा किया। सोनल तुरंत जाकर सिद्धार्थ के सामने वाली चेयर पर बैठ गई। सिद्धार्थ के चेहरे को देखते हुए उसे उसका मूड थोड़ा खराब लग रहा था। उसे तो यही लग रहा था कि शायद सिद्धार्थ को उसका कुछ ज्यादा ही वेट करना पड़ा है, इसलिए तो उसका मूड ऑफ लग रहा है। उसने हिचकिचाते हुए एक बार फिर से कहा, सॉरी, तुम्हें मेरी वजह से वेट करना पड़ा। अभी तो रश आवर भी नहीं है, फिर भी ना जाने क्यों इतना ट्रैफिक जाम हो गया था। ट्रैफिक जाम में फंसने की वजह से मुझे देर हो गई। सिद्धार्थ ने उसकी बात सुनते हुए एक बार तिरछी नजर से उसकी तरफ देखा। अब तक उसे यकीन हो गया था कि सोनल कल की बात को लेकर उसका मजाक बिल्कुल नहीं बनाने वाली है, और ये देखकर फाइनली उसने राहत की सांस ली। इसी के साथ ही वो वापस अपने पहले वाले एटीट्यूड में भी आ गया। ट्रैफिक जाम, तुम बस से यहाँ तक आई हो? हाँ, सिद्धार्थ ने थोड़ा चौंकते हुए पूछा। नहीं, वो टैक्सी ली थी मैंने, सोनल ने जवाब दिया। ओह ओके, सिद्धार्थ ने अपना सिर हिलाते हुए कहा। मगर इसी के साथ उसे कुछ याद आया और उसने तुरंत सोनल की तरफ देखते हुए कहा, गराज में इतनी सारी गाड़ियां पड़ी हैं, तुम उनमें से कोई भी अपने साथ लेकर जा सकती हो। तुम्हें ऐसे टैक्सी या बस में ट्रैवल करने की कोई जरूरत नहीं है। वो मुझे ड्राइव करना नहीं आता, सोनल ने थोड़ी एम्बैरेसमेंट के साथ नीचे की तरफ देखते हुए जवाब दिया। व्हाट? सिद्धार्थ ने सरप्राइज होते हुए उसकी तरफ देखा। तुम्हें ड्राइविंग नहीं आती है? प्लीज डोंट टेल मी कि तुम अभी भी अंडर 18 हो। इतनी छोटी सी चीज अगर तुम खुद से नहीं कर सकती हो तो और क्या करोगी? सोनल का मन हो रहा था कि उसी टेबल के नीचे अपना चेहरा छिपा ले। वो पहले से ही नर्वस थी और अब सिद्धार्थ की बातें सुनकर उसके गाल बिल्कुल लाल हो गए थे। दूसरी तरफ सिद्धार्थ ने जब उसकी हालत देखी तो वो भी स्पीचलेस हो गया था। इससे पहले कि वो वापस अपना होश खो बैठता, उसने हड़बड़ाते हुए अपना ध्यान उसके चेहरे पर से हटाया और तुरंत मेन्यू अपने हाथ में उठाते हुए बोला, ओके नेवर माइंड, बोलो क्या खाओगी? सोनल ने अपनी चारों तरफ एक नजर डाली। ये एक फ्रेंच स्टाइल का वेस्टर्न रेस्टोरेंट था। यहाँ कोई रिकॉर्डेड म्यूजिक बजाने के बजाय डाइनिंग एरिया में एक छोटे से बैंड की लाइव परफॉर्मेंस हो रही थी। आसपास और भी कपल्स बैठे नजर आ रही थी, लेकिन वहाँ शोर ना के बराबर था। सोनल ऐसी जगहों पर बेहद कम जाया करती थी, इस वजह से उसे मेन्यू के बारे में ज्यादा आइडिया नहीं था। स्पेशली जब उसने देखा कि मेन्यू हिंदी या इंग्लिश में होने के बजाय फ्रेंच में है, तो उसका दिमाग पहले ही ब्लैंक हो गया था। अगर सिद्धार्थ को पता चल गया कि वो खुद से अपने लिए खाना तक ऑर्डर नहीं कर पा रही है, तो न जाने वो इस बार कैसे रिएक्ट करेगा। सो उसने मेन्यू उठाकर उसे उलट पलट कर देखा और ऐसी 2 डिशेस की तरफ पॉइंट किया जिनके नाम उसे पढ़ने में थोड़ी इजी लग रहे थे। सिद्धार्थ ने उन दोनों डिशेस की तरफ देखा और फिर हैरानी से सोनल की तरफ देखते हुए बोला, मैंने तुमसे कुछ खाने के लिए ऑर्डर करने को कहा था, तुमने तो बस 2 बॉटल्स रेड वाइन ऑर्डर की हैं। उसकी बात सुनकर सोनल का मन हो रहा था कि अपना सिर पीट ले। मतलब उसकी चूज की हुई एक डिश गलत निकलती तो फिर भी ठीक था, मगर यहाँ तो दोनों ही वाइन निकल गई थी। वो वाइन पीती नहीं थी, मगर अब उसके इस ऑर्डर के बाद कहीं सिद्धार्थ उसे फुल पियक्कड़ ना समझने लग जाए। उसने चुपके से एक बार सिद्धार्थ की तरफ देखा, लेकिन वो चुपचाप मेन्यू देख रहा था। 2 मिनट तक मेन्यू देखने के बाद वो सीधे वेटर की तरफ मुड़ा और बोला, स्टीक फ्राइज, चिकन कॉन्फ्लेट, ऑनियन सूप, सैफरन रिसोटो विद फॉरेस्ट मशरूम, चिकन स्टीक, फ्राइड लोटस पाई। इतना कहने के बाद एक पल को रुकते हुए उसने सोनल की तरफ अपनी नजरें घुमाई और पूछा, तुम्हें कुछ और चाहिए? सोनल तो उसे अब तक हैरानी से मुंह फाड़े इतनी सारी डिशेस के नाम बोलते हुए देख रही थी। जब उसे एहसास हुआ कि सिद्धार्थ ने उसके लिए भी खाना ऑर्डर कर दिया है, तो उसने तुरंत नाम में अपनी गर्दन हिलाते हुए कहा, नहीं इतना सब बहुत है, तुम्हारी अगर कोई फेवरेट डिजर्ट है तो ऑर्डर कर सकती हूँ। सिद्धार्थ ने एक बार और उससे पूछा, मगर सोनल के अंदर अब दोबारा उसी मेन्यू में लिखे एलियन लैंग्वेज को पढ़ने की हिम्मत नहीं थी। ना जाने इस बार वो क्या ऑर्डर कर देगी, सो उसने तुरंत मना कर दिया। ओके, 1 एप्पल पाई और आइसक्रीम भी साथ में ले आइएगा। सिद्धार्थ ने वापस वेटर की तरफ मुड़ते हुए मेन्यू उसके हाथ में थमा दिया। उस वेटर के जाते ही सोनल की जान में जान आई और उसने अब अपनी नजरें डूबते हुए सूरज के ऊपर जमा दी थी। उस विंडो सीट के पास बैठे हुए सोनल और सिद्धार्थ बाहर एक खूबसूरत शाम को ढलते हुए दिख रही थी। सोनल ने एक बार अपने सामने टेबल पर बड़ी ही खूबसूरती से सजाए हुए डिशेस की तरफ देखा। उनका प्रेजेंटेशन इतना बेहतरीन था कि सोनल को लग रहा था इसे खाने के बजाय फ्रेम करवाकर अपने घर में टांगना ज्यादा बेहतर होगा। सिद्धार्थ ने अभी तक उससे कोई बात नहीं की थी, लेकिन सोनल अब तक नर्वस फील कर रही थी। बार बार चोर नजरों से वो सिद्धार्थ को ही देख रही थी। सिद्धार्थ बिल्कुल स्ट्रेट बैठा हुआ था और अपनी प्लेट में रखे स्टेक को नाइफ और फोक की मदद से काट रहा था। ऐसी जगहों पर हमेशा आते रहने के कारण उसके टेबल मैनर्स एकदम परफेक्ट थे। वो अभी खाने के बजाय सिद्धार्थ को स्टेक के पीसेस करते हुए ही देख रही थी। सोनल ने भी हाथ में फोक और नाइफ उठाया और एक बार फिर सिद्धार्थ की तरफ देखते हुए अपनी प्लेट में पड़ी स्टेक को काटने की कोशिश की। सिद्धार्थ ने एक पीस उठाया और अपने मुंह में डालने ही वाला था कि उसकी नजर सोनल के ऊपर चली गई, जो अब तक उसे ही देखी जा रही थी। खाते हुए एकदम से सिद्धार्थ के हाथ रुक गए। उसने उसकी प्लेट की तरफ नजर डाली जिसमें सब कुछ पहले की ही तरह रखा हुआ था। सोनल ने अब तक कुछ खाया ही नहीं था। क्या हुआ, तुम कुछ खा क्यों नहीं रही हो? उसने सवालिया नजरों से सोनल की तरफ देखते हुए पूछा। उसकी बात सुनकर सोनल जैसे होश में आई। उसकी धड़कन एकदम से तेज हो गई थी। घबराहट में उसने तुरंत अपनी प्लेट की तरफ नजरें झुकाते हुए तेजी से स्टेक कट करने की कोशिश की, मगर उसके हाथ बुरी तरह कांप रहे थे। नाइफ और फोक फिसलकर प्लेट से जा लगा और एक हल्की सी खट की आवाज आई। सोनल की यह हालत देखकर सिद्धार्थ को कुछ अजीब लगा। पहले भी उसने नोटिस किया था कि इतनी देर से वो अपना खाना खाने के बजाय उसकी तरफ देख रही थी। उसे लगा शायद सोनल को इस तरह फोक और नाइफ से खाने में प्रॉब्लम हो रही है और वो अपनी प्लेट उसके साथ एक्सचेंज करना चाहती है, जिसमें उसने चिकन स्टेक्स के फ्रेश पीसेस काट कर रखे हुए थे। उसने तुरंत अपनी नाइफ और फोक नीचे रखी और अपनी प्लेट के साथ उसकी प्लेट बदलते हुए कहा, तुमने पहले क्यों नहीं बताया मुझे तुम्हें इसे खाने में प्रॉब्लम हो रही है? इसके बाद उसने फिर से अपनी प्लेट पर फोकस किया और वापस स्टेक्स के पीसेस काटने लगा। सोनल उसे चुपचाप ये सब करते हुए देखती रही। उसने सिद्धार्थ की गलतफहमी दूर करने की कोशिश नहीं की और चुपचाप खाने लगी। वहां बैठे दूसरे लोगों की नजर में भले ही ये मजाक हो,
लेकिन सोनल को अब किसी की परवाह नहीं थी। उसके पेरेंट्स की डेथ के बाद ये पहली बार था जब किसी ने उसे इतने प्यार से खाना खिलाया था। सिद्धार्थ की ये छोटी सी बात उसके दिल की गहराइयों को छू गई थी। खाना यकीनन बहुत टेस्टी था, लेकिन सोनल को उसका कोई भी टेस्ट फील नहीं हो रहा था। सिद्धार्थ की केयर ने उसके मन में ऐसा स्वाद भर दिया था ना कि उसके मन में इस 5 स्टार रेस्टोरेंट की सारी डिशेस का टेस्ट फीका लग रहा था। उसकी आंखों में नमी सी तैर गई थी। विमल अंकल के साथ प्रॉपर्टी की डीलिंग के दौरान जो कुछ भी हुआ था, उसके बाद सोनल को समझ में आ गया था कि अगर वो अब भी केवल स्टडी पर ही अपना फोकस बनाए रखेगी तो डेफिनेटली जिंदगी की दौड़ में बहुत पीछे रह जाएगी। उस दिन उसने खुद को हर रोज थोड़ा थोड़ा बेहतर बनाने का डिसीजन लिया था, लेकिन आज सिद्धार्थ के साथ इस रेस्टोरेंट में आने के बाद उसे फील हो रहा था कि उसने अब तक कुछ भी नहीं सीखा है। सो खुद को हर तरह से बेहतर बनाने का, या यूं कहें कि सिद्धार्थ की लाइफ बनाने का उसका इरादा आज और मजबूत हो गया था। सिद्धार्थ उसकी जैसी स्टूपिड लड़की बिल्कुल भी डिजर्व नहीं करता, बल्कि उसकी जिंदगी में तो कोई ऐसी लड़की होनी चाहिए जो उसकी लाइफस्टाइल और पर्सनालिटी से मैच करती हो। लेकिन अब उसके लिए देर हो चुकी थी, क्योंकि सिद्धार्थ ने ऑलरेडी सोनल से शादी कर ली थी, जो कहीं से भी उसकी लाइफस्टाइल के साथ मैच नहीं करती थी। वो तो खुद से ढंग की डिश तक ऑर्डर नहीं कर पाई। स्टडी में अच्छे ग्रेड्स लाने और अच्छा खाना बनाने के अलावा उसे और आता ही क्या है। सोनल ये सब सोचकर मन ही मन थोड़ा उदास भी हो गई थी। अगर यही हाल रहा तो धीरे धीरे उन दोनों के बीच की परफेक्शन और इम्परफेक्शन वाली खाई ना और बड़ी होती जाएगी। सिद्धार्थ हर रोज थोड़ा और परफेक्ट होता चला जाएगा, लेकिन वो वहीं खड़ी रह जाएगी जहां वो पहले खड़ी थी। फिर क्या सिद्धार्थ उसकी तरफ देखना भी पसंद करेगा? और क्या वो खुद इसका सामना कर पाएगी? इतना सोचने के बाद उसका हाथ अपने हाथ में पकड़ी फोक और नाइफ पर कस गया था। नहीं, वो ऐसा बिल्कुल नहीं होने देगी। वो पहले से भी ज्यादा हार्ड वर्क करेगी। खुद को बेहतर नहीं, बेस्ट बनाना अब उसका गोल था। हर हाल में अब उसे खुद को सिद्धार्थ के लायक बनाना था। एक बार ये डिसीजन ले लेने के बाद अब वो थोड़ा बेटर फील कर रही थी। उसका ध्यान इस बार खाने की तरफ गया और उसकी स्मेल से ही उसे तेज भूख लगने लगी थी। इस बार उसने किसी चीज की परवाह नहीं की और अपना पूरा फोकस खाना खाने के ऊपर कर दिया। अपनी प्लेट का पूरा खाना खत्म करने के बाद सोनल अकेले ही सारी आइसक्रीम भी खा गई। सिद्धार्थ थोड़ी हैरानी से उसे खाते हुए देख रहा था। इतनी देर से तो वो कुछ खा ही नहीं रही थी और अब अचानक से उसने पूरा खाना खत्म कर दिया था। हालांकि उसने इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। वो अभी अभी अपनी जॉब से आई थी, सो ऑब्वियसली वो थोड़ा थकी हुई होगी और उसे भूख भी लगी होगी। मैं तुम्हारे लिए कुछ और मंगवा दूं? सिद्धार्थ ने उसकी खत्म हो चुकी प्लेट्स की तरफ देखते हुए पूछा। नहीं, बहुत हो गया, सोनल ने अपने हाथ मुंह नैपकिन से पूछते हुए कहा। उसे अपने पेट में हल्का सा दर्द महसूस हुआ। उसे लगा शायद उसने कुछ ज्यादा ही खाना खा लिया है, इसी वजह से पेट में दर्द हो रहा होगा। उसने एक नजर सिद्धार्थ के सामने पड़ी ग्लास की तरफ डाली जिसे उसने अभी अभी रेड वाइन से फुल किया था। मुझे वॉशरूम जाना है, तुम्हारी वाइन खत्म होने से पहले मैं वापस आ जाऊंगी, सोनल ने स्माइल करते हुए मजाकिया लहजे में उससे कहा। ओके, सिद्धार्थ ने भी उसे स्माइल देते हुए कहा। सोनल उठकर वॉशरूम की तरफ चल दी, मगर उसे नहीं पता था कि एक बार फिर से वो खुद चलकर मुसीबत को अपने पास आने के लिए इन्विटेशन देने जा रही है। इस रेस्टोरेंट में मेल और फीमेल्स के लिए वॉशरूम्स पास पास ही बने हुए थे। सोनल जब फीमेल वॉशरूम के पास पहुंची, ठीक उसी समय दूसरी साइड से मेंस वॉशरूम का दरवाजा खुला और अंदर से जो शख्स बाहर आया उसे देखकर सोनल बुरी तरह चौंक गई। उसके सामने इस वक्त नमन खड़ा था, मगर उसने उसके ऊपर कोई ध्यान देना जरूरी नहीं समझा। आज पहली बार वो सिद्धार्थ के साथ बाहर डिनर के लिए आई थी, लेकिन यहाँ भी उसे नमन मिल गया था। उसका मूड बुरी तरह खराब हो गया था। दूसरी तरफ नमन भी अचानक सोनल को अपने सामने देखकर हैरान रह गया था, लेकिन फिर अगले ही पल उसके चेहरे पर एक स्माइल आ गई। सोनल, तुम? I didn't expect you to be here. What a coincidence. मुझे भी उम्मीद नहीं थी कि तुम मुझे यहाँ मिल जाओगे। सोनल ने अपना चेहरा दूसरी तरफ फेरते हुए जवाब दिया। उसकी आवाज में रूखेपन को महसूस करके नमन को थोड़ी डिसअपॉइंटमेंट हो रही थी। उस ड्रग्स वाले इंसिडेंट के बाद वो पहली बार सोनल को अपने सामने देख रहा था, इसलिए उसे अपने सामने सही सलामत देखकर उसका दिल खुशी से भर गया था। मगर सोनल की आवाज में छिपी नफरत ने एक बार फिर उसका दिल तोड़ दिया था। फिर भी उसने इसे सोनल के सामने जाहिर नहीं होने दिया और एक बार फिर से उससे बात करने की कोशिश की। आई गेस तुम सिद्धार्थ के साथ यहाँ आई हो डिनर के लिए? मैं चाहे किसी के साथ भी कहीं भी जाऊँ, इट्स नन ऑफ योर बिजनेस, राइट? क्या तुम्हें अब भी गलतफहमी है कि तुम मेरे कुछ भी लगते हो? सोनल ने उसका मजाक उड़ाने के अंदाज में कहा। नमन से अब सोनल की बातें बर्दाश्त नहीं हो पा रही थी। उसका गिल्ट उसके चेहरे पर नजर आने लगा था। इतने सालों तक वो और सोनल साथ रहे थे। जब भी सोनल उससे मिलती थी उसने हमेशा नमन को एक प्यारी सी स्माइल के साथ वेलकम किया था। हमेशा उस पर अपना प्यार और रिस्पेक्ट लुटाने वाली सोनल एक दिन उसके साथ ऐसा बिहेव करेगी, ये उसने कभी नहीं सोचा था। सोनल भी उसके साथ यहाँ कोई सीन क्रिएट नहीं करना चाहती थी। सो बिना वॉशरूम यूज किए ही वो वापस जाने के लिए मुड़ गई। उसे वापस जाता देखकर नमन से रहा नहीं गया। उसने तेजी से आगे बढ़कर सोनल का हाथ पकड़ लिया। सोनल प्लीज बात सुनो मेरी। नमन के हाथ पकड़ते ही सोनल के कदम रुक गए और उसने अपनी नजर घुमाकर अपने हाथ पर नजर डाली जिसे इस वक्त नमन ने पकड़ रखा था। उसने नमन की तरफ एक बार भी नहीं देखा। वो जितनी जल्दी हो सके उससे दूर चले जाना चाहती थी और फिर न जाने क्यों उसके पेट का दर्द भी धीरे धीरे बढ़ने लगा था। नमन हाथ छोड़ो मेरा, सोनल ने इरिटेट होते हुए कहा। सोनल जितने रूखेपन के साथ उसे ट्रीट कर रही थी ना, उसने नमन को उसका हाथ छोड़ने पर मजबूर कर दिया, मगर उसने फिर भी उससे रिक्वेस्ट करते हुए कहा, सोनल तुम मेरे साथ ऐसे बिहेव क्यों कर रही हो? चाहे जो भी है, लेकिन आखिर हम दोनों क्या नमन? सोनल ने गुस्से में पीछे मुड़कर उसकी तरफ देखते हुए कहा, आखिर कभी हम दोनों की एंगेजमेंट हुई थी या आखिर में तुम मुझे छोड़कर चले गए थे? या आखिर तुम इतना नीचे गिर गए कि तुमने मुझे मेरी बहन के साथ मिलकर ड्रग्स देने जैसा घटिया काम किया? ये सब तुमने चूज किया है नमन। जैसा बिहेव तुमने मेरे साथ किया है उसके बाद तुम्हें लगता है कि तुम्हें मुझसे ये सवाल करने का कोई हक भी है? मेरी तो समझ में नहीं आता कि आखिर तुम मुझसे बार बार बात करने की कोशिश क्यों करते हो? इसके बाद उसने सीधे नमन की आंखों में देखते हुए कहा, रिलेशनशिप में धोखा देना तुम्हारे लिए खेल होगा नमन। तुम्हारे कौन कौन से धोखे गिनवाऊं मैं? और तुम्हारे इसी बिहेवियर ने मुझे तुम्हारी यादों तक को अपने दिल से निकालने पर मजबूर कर दिया है। ऑनेस्टली अब मैं तुम्हारा चेहरा भी नहीं देखना चाहती हूँ। सोनल ने आज पूरी तरह नमन को यह जता दिया था कि उसके दिल में नमन के लिए सिवाय नफरत के और कुछ भी नहीं रह गया था। सो तुम्हारे लिए यही बेहतर होगा कि तुम अपना ध्यान उसके ऊपर लगाओ जिसे तुमने खुद चुना है अपने लिए। सोनल ने साथ में ये भी याद कर दिया। उसकी बात सुनकर नमन के दिल में एक तूफान सा उठ रहा था। सोनल की बेरुखी अब उससे और बर्दाश्त नहीं हो रही थी। किसी तरह अपने इमोशंस पर काबू पाते हुए उसने कहा, शायद मैंने तुम्हें बहुत ज्यादा परेशान किया है, इसलिए तुम अब मुझे देखना भी नहीं चाहती। आगे से मैं कहते कहते नमन रुक गया। जो उसने सोनल के साथ किया था उसके बाद आगे का कोई स्कोप ही कहाँ था। ओके फॉरगेट इट, पहले भले ही मुझसे गलतियां हुई हूं, लेकिन अब मैं तुम्हें और परेशान नहीं करना चाहता। मैं जा रहा हूं। उसे वहां से जाते देखकर सोनल वापस जाने के बजाय वॉशरूम के अंदर जाकर हैंड वॉश करने लगी थी। उसने एक बार भी नमन की तरफ नहीं देखा। जाते जाते नमन ने रुक कर एक बार उसकी तरफ देखा और बोला, सोनल
तुम्हें ड्रग्स मैंने नहीं दिया था। जानता हूं तुम्हें मेरी बात का यकीन नहीं होगा, लेकिन यही सच है। एनीवेज, टेक केयर, बाय। इतना कहकर नमम वहां से चला गया। अचानक वहां के माहौल में एक अजीब सा सन्नाटा पसर गया था। वॉशरूम के खुले हुए नल से पानी गिरने की आवाज उस सन्नाटे में गूंजती हुई सी लग रही थी। सोनल अपने हाथों पर लगे हैंडवॉश के फोम को पानी के साथ धीरे धीरे बहते हुए दिख रही थी, जैसे वो फोम नहीं, उसका पास्ट हो, जिसके ऊपर अपने प्रेजेंट की छींटे मारते हुए वो उसे अपनी जिंदगी से पूरी तरह साफ कर बाहर कर देना चाहती थी। हैंड वॉश करने के बाद सोनल ने हाथ पोंछने के लिए टिश्यू पेपर निकाला। उसी समय वॉशरूम के अंदर बनी एक बाथरूम कैबिनेट का दरवाजा खुला और अंदर से एक आवाज आई, वाह सोनल, क्या गेम खेला है, तुम तो मेरी सोच से भी कहीं ज्यादा चालाक हो गई हो। सोनल ने चौंकते हुए पीछे देखा और अपने सामने का नजारा देखकर हैरान रह गई।